ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। एक्सपायरी का दिन और भारतीय बाजारों में जोरदार वॉलेटिलिटी। क्लोजिंग की क्या होगी आपकी रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। बाजार में लगातार तीसरे दिन कमजोरी। निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा फिसल कर 21,400 के करीब। बैंक निफ्टी में गिरावट ज्यादा, मिड कैप इंडेक्स में नीचे, हालांकि लोअर लेवल से सभी इंडेक्सेस में रिकवरी। NBFC और मेटल कंपनियों में सबसे ज्यादा गिरावट, दोनों इंडाइसेस 1% से ज्यादा फिसले। हालांकि सरकारी बैंक, फार्मा और ऑटो शेयरों में लौटी निचले लेवल से खरीदारी। अच्छे नतीजों के दम पर कमजोर बाजार में भी ओरेकल फाइनेंशियल में 22% से ज्यादा का उछाल बना। वायदा का टॉप गेनर। अनुमान से कमजोर नतीजों के बाद 10% से ज्यादा टूटा LTI माइंट्री, बना F&O का टॉप लूजर। और कल आएंगे निफ्टी की 3 दिग्गज कंपनियों के नतीजे। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HUL और अल्ट्राटेक के तीसरी तिमाही के नतीजे। 64% बढ़ सकता है अल्ट्राटेक का मार्जिन। मुनाफा और मार्जिन में भी सुधार संभव। साथ ही RBL बैंक भी पेश करेगा अपने नतीजे। बिजली मंत्री RK सिंह के पूरे देश में एक रेट पर बिजली के बयान से नहीं थम रही है IEX में बिकवाली। दूसरे दिन भी शेयर 6% से ज्यादा गिरा। 2 दिन में 16% से ज्यादा की गिरावट। और CNBC आवाज की बादशाहत बरकरार। मार्केट के दौरान मेगा सिटीज में 64.3% मार्केट शेयर। बात हो बाजार की तो लोगों का भरोसा सिर्फ आपके चैनल CNBC आवाज पर। ओके, चलिए फिर बात करेंगे मार्केट की। और आज वीरू नहीं है हमारे साथ, तो हर्षिता और मैं रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ और बात करेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या हो आपकी इस वॉलेटाइल मार्केट में। और वॉलेटाइल ही कहूँगा इसे, क्योंकि मार्केट ने दोनों साइड की ट्रेड्स दी हैं आज आपको। सुबह सुबह एक शॉर्ट ट्रेड, उसके बाद एक ब्यूटीफुल लॉन्ग ट्रेड। वो 21,290 से वहीं से घूमा निफ्टी। उसके बाद ऑलमोस्ट कोशिश की एक बार के लिए इवन ग्रीन में आने की, सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब फिर वापस फिसला। बैंक निफ्टी तो एक बार के लिए ग्रीन में भी आया था, मिड कैप इंडेक्स भी ग्रीन में आया था। अगर आप देखें दोनों इंडेक्सेस, तो इसको हम कहेंगे वॉलेटिलिटी, लेकिन फ्रेजाइल रिकवरी। मतलब रिकवरी आई, लेकिन एक फ्रेजाइल रिकवरी जो एक डेड कैट बाउंस की तरह से है। और बैंक निफ्टी और मिड कैप में फिर भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई। इनफैक्ट मिड कैप में अच्छी रिकवरी आई। एक समय तो लग रहा था आज मिड कैप इंडेक्स 1500-2000 पॉइंट गिरने वाला है, लेकिन फिर जो लोअर लेवल से उसमें शानदार रिकवरी आई। 1000 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी आई है मिड कैप इंडेक्स में। ये आपको बता रहा है कि डोमेस्टिक मार्केट में अभी भी लिक्विडिटी पर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। हर्षिता, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। क्लियरली एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला, लेकिन ये क्रूशल घंटा है। जैसे जैसे हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ेंगे, कुछ और रिकवरी के संकेत मिलेंगे स्क्रीन पर या नहीं, या फिर जो आनी थी रिकवरी वो हो चुकी, अब फिर से मुनाफा वसूली पर ही जोर रहेगा? हर्षिता, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, आज के लो को आप किसी तरीके का बॉटम मत समझिए, ठीक है। लेकिन आज सुबह हमारी एक बात ये हुई थी कि मार्केट आज आपको एक ट्रेड देगा शॉर्ट कवरिंग की, और वो भी ब्यूटीफुल ट्रेड होगी। अगर आप उसको पकड़ पाए तो बहुत अच्छी बात है, कॉल्स के थ्रू। नहीं पकड़ पाए तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। और वो हमने एक लेवल मेंशन किया था 21,290 से 21,375 के बीच का। वो 21,285 तक गया, लेकिन फिर वहाँ से उसने रिवर्सल दिखाया। मेरे ख्याल से अब आप ये मान के चलिए कि इस मार्केट में आपको जो बड़ी ट्रेड है वो शॉर्ट साइड पर ही है, लेकिन बीच बीच में आपको इस तरीके की रिकवरीज मिलती रहेंगी, ठीक है ना। वो रिकवरी भी आपको प्ले करनी आनी चाहिए, लेकिन कोई भी अग्रेसिव लॉन्ग कॉल ना लें इस मार्केट में, एटलीस्ट पोजिशनल बेसिस पर। सपोर्ट है यहाँ पर पहला 21,400 पर ऑप्शंस के हिसाब से, और बड़ा सपोर्ट है आपका 21,285 जो आज का लो है। और उसके बाद रेजिस्टेंस है आपकी 21,539 पर, जो कि आज का हाई है। और फिर बड़ी रेजिस्टेंस 21,600 पर है। बैंक निफ्टी में आज कोई ट्रेड नहीं दूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी इतना वॉलेटाइल है, इसमें कोई भी ट्रेड देना वो डांट फेंकने के लायक है। तो उसमें कल आकर हम एक फ्रेश अप्रोच बना लेंगे। लेकिन मैं आज ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊं। आज आप देखिए F&O का टॉप गेनर और F&O का टॉप लूजर हमने हेडलाइन में मेंशन किया। टॉप गेनर ओरेकल, टॉप लूजर LTI माइंट्री। इस मार्केट में ना अब आपकी सेक्टोरल कॉल नहीं चलेगी। अब आपको इस मार्केट में एक इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक कॉल लेनी है। प्लस ये मार्केट ना रैंडम मार्केट नहीं है, अच्छे नंबर पे 20-22% तक की रैली भी दिखा रहा है। कल भी अच्छे नंबर्स पे स्टॉक चले थे और ख़राब नंबर पे मार्केट पिटाई भी ज़बरदस्त कर रहा है।
तो इसके लिए नंबर्स देखकर एक तो प्रीएम्प्ट ना करें किसी भी नंबर को। HDFC बैंक में भी नंबर के बाद भी आपको अच्छी ट्रेड मिली, नंबर के बाद भी ठीक ठाक ट्रेड मिल रही है, तो नंबर्स का वेट करें और उसके हिसाब से ट्रेड लें और सेक्टोरल ट्रेड ना लें। इस मार्केट में अभी कोई सेक्टोरल ट्रेड लेने का टाइम नहीं है, अगले 2-3 हफ्ते इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड लें। निफ्टी में एक सेल ऑन रैली की ओवरऑल अप्रोच है। मेरा एक व्यू ये है कि हम एक बार के लिए 21,000 वहाँ तक जा रहे हैं। अब उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। एक वन वे जो थर्ड से फॉल आना था 22,200 से, वो आ चुका है। 22,124 का हाई था, वहाँ से हम आज 21,285, मतलब 850 पॉइंट फिसल गए 2 दिन में। 2 दिन में 850 पॉइंट निफ्टी में बहुत ज़्यादा होते हैं। बीच बीच में थोड़ी रिकवरीज आएंगी और उसमें शायद फिर वापस सेलिंग आएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा मार्केट को वापस कॉन्फिडेंस रीगेन तो फिर बड़ी खरीदारी का जो लोग इंतजार कर रहे हैं वो 21,000 के आसपास, उसके बारे में सोचा जाए। हाँ, पैसा बचा के रखिए अपना। मेरे ख्याल से 21,000 अगर किसी कारण से आ गए, वैसे तो इस लेवल पर भी आप एज इन्वेस्टर ETF में थोड़ा पैसा डाल सकते हैं, बॉटम तो आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे। 21,000 पर और डाल दीजिए, और अगर 21,000 पर भी ना रुके मार्केट तो खैर 20,500 पे तो ऑल इन कर दें। लेकिन अप्रोच यही होनी चाहिए आपकी एज एन इन्वेस्टर कि लोअर लेवल्स पर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स या निफ्टी ETF या म्यूचुअल फंड, जो भी आपकी अप्रोच हो, जो आपको पसंद हो, उस पर आप इन्वेस्टमेंट करें। मौके आपको भरपूर मिलेंगे, थोड़ा सा आपको पेशेंट रहना है और संभल कर चलना है। अगर करंट लेवल्स अच्छे लग रहे हैं, धीरे धीरे करके पैसा लगाया जा सकता है, लेकिन आपको भरपूर टाइम बाजार देगा। और अभी भी ट्रेंड बदला नहीं है, हम बस ये कह रहे हैं नियर टर्म जो तेजी आई थी उसमें कुछ करेक्शन आ रहा है। चलिए आपको स्टॉक्स दिखा देते हैं जहां पर बड़े मूव्स आज देखने को मिले हैं, और क्योंकि स्क्रीन ग्रीन लाल है तो आपको लूजर्स दिखाते हैं। इसमें LTI माइंट्री सबसे ज्यादा टूटा हुआ काउंटर, 10-10.5% का नुकसान। कल की गिरावट के बाद HDFC बैंक में अब भी सेल साइड की पोजीशंस बरकरार है, 1500 के नीचे कारोबार कर रहा है। NTPC और साथ ही एशियन पेंट नंबर्स के बाद कुछ ऊपर आया था, उसके बाद आज करेक्शन देखने को मिला है। एम्फेसिस कोफो जैसे स्टॉक्स भी हैं जो थोड़े से बैकफुट पर आए हैं, और ICICI प्रू की धुलाई हो रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं हर पैरामीटर पर, चाहे वो एनुअल प्रीमियम अर्न्ड हो, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस हो या फिर VNB मार्जिन हो, वहां पर कंपनी ने खासा डिसअपॉइंट किया है। 6% का नुकसान। IEX में लगातार दूसरा सत्र जहां पर बिकवाली बन रही है। आज खरीदारी कहां आई तो टेक महिंद्रा थोड़ा तेजी में है। अब टेक महिंद्रा अगला नतीजा होगा जिस पर नजरें रहेंगी दिग्गजों में। सन फार्मा टैरो को पूरी तरह से एक्वायर कर रहा है, ये उसे एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर रखेंगे। एक्सिस बैंक और सिप्ला जैसे ट्रेड्स हैं जहां पर कुछ तेजी की पोजीशंस, और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज ये आज का स्टार ट्रेड है। 23% का इजाफा इधर। अपोलो टायर में एक अच्छी तेजी बनी है। आरती इंडस्ट्रीज 6,000 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया है, उसके बाद तेजी। और MGL जैसे ट्रेड्स हैं जहां पर 3-3.5% तक का इजाफा अब भी कायम है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज हमने देखे हैं मूव्स। तो ऐसा नहीं है कि निफ्टी बैंक की इतनी बुरे हाल हुए तो आपको सिर्फ मंदी के आइडियाज मिले हों, तेजी भी है इस मार्केट में, आपको बस स्टॉक स्पेसिफिकली अप्रोच रखनी है। फंडामेंटल्स पर आज हम बात करेंगे डिटेल में JM फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता से। फिर ऑफ कोर्स हमारा टेक्निकल पैनल प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, शिल्पा राउत, रचना वैद्य और साथ ही साथ जतिन गेडिया हमारा साथ देंगे। 2:15 के आसपास आज के 2 बड़े लूजर्स LTI माइंट्री, ICICI प्रू, मैनेजमेंट कमेंट्री में बाजार ने एग्जैक्टली क्या पकड़ा, कितनी धुलाई हो गई दोनों स्टॉक्स की, उस पर बातचीत होगी यतिन से। फिर यतिन को क्या चल रहा है में केमिकल सेक्टर में भी कुछ प्राइस एक्शन बनता दिखाई दे रहा है, उस पर लेकर आएंगे। 2:35 पर अयोध्या का रुख करेंगे। लक्ष्मण रॉय वहां पर पहुंच गए हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले क्या माहौल है उसका एक जायजा आपके लिए लेकर आएंगे। टेक्निकल्स के लिए ऑफ कोर्स हमारा पैनल पूरी तरह से तैयार है ही। फिर 2:40 पर सुमित आपको बताएंगे कल आने वाले नतीजों में खास है अल्ट्राटेक सीमेंट और HUL, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट। फिर 2:50 पर कैपिटल माइंड के फाउंडर CEO दीपक शनॉय से होगी डिटेल में बातचीत। जायजा लेंगे डीलिंग रूम का। 3 बजे के बाद 3:10 पर BTST STBT ट्रेड्स और ऑफ कोर्स क्लोजिंग। ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं ट्रेड्स की, और हमारे साथ हमारा पूरा पैनल आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, बाय या सेल? और आज है सिप्ला 1317 पर ट्रेड करना, तेजी है, मोमेंटम बढ़िया है। टॉप होगा 1310 का, 7 रुपीज। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 1335 से 1340, ये एक जोन है, सिप्ला जाना चाहिए ऊपर। सिप्ला बाई साइड का ट्रेड गावा साहब ने पकड़ा है। स्टॉक में करीब 1.5 से 2% तक के गेन्स बन रहे हैं। रचना जी गुड आफ्टरनून, बताइए तेजी या मंदी?
जी तेजी करेंगे और उसके लिए हमने जो स्टॉक चुना एट दिस पॉइंट इन टाइम दैट इज भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में एक अच्छा खासा 2-1 घंटे से बेस बना हुआ है और एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस को टेक आउट करा है उसने जो विच वाज 1090। तो अब अगर ये इसके ऊपर बना रहेगा तो शायद इसमें मोमेंटम डेवलप हो सकता है जो मार्केट को स्टॉक को ऊपर लेके जा सकता है। और यहाँ पे हम एसएल लगाएंगे 1085 पे। अपसाइड पे टारगेट होगा हमारा पहला टारगेट 1100 और उसके बाद 1105। ओके, तो ये इस समय रचना जी की ट्रेड। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी मेरा ध्यान थोड़ा M6 पे जा रहा है। थोड़ा मुझे यहाँ पे रिस्की, मतलब एक कॉन्ट्रा ट्रेड आप बोल सकते हैं, लेकिन M6 बहुत अच्छे लेवल पे है। 3160 के स्टॉप लॉस है, मैं फ्यूचर्स की बात कर रही हूँ। आपको इसमें लॉन्ग लेना है। यहाँ पे टारगेट्स जो है वो 3300 से 3350 के भी है। इसको प्रभुदास लीलाधर में भी हमने रेकमेंड किया हुआ है। तो मुझे लगता है M6 यहाँ पे एक लॉन्ग बनता है 3160 से फॉर टारगेट्स ऑफ 3300 से 3350। ओके, एमसीएक्स में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की आप कह रहे हैं लेकर चलें। मानस गुड आफ्टरनून, बताइए तेजी का ट्रेड है या फिर कुछ मंदी भी आइडेंटिफाई की है? तेजी का ट्रेड है आशा जी इस टाइम पे। गुड आफ्टरनून। तो देखिए सन फार्मा पे खरीदारी करनी है। फार्मा क्षेत्र के बहुत सारे स्टॉक चार्ट पे इस टाइम अच्छे लग रहे हैं। तो सन फार्मा ने 22 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और रिकवरी देखने को मिल रही है। आई थिंक पिछला हाई जो कि 1340 है, इस बार सन फार्मा उसको ब्रीच कर सकता है, उसके ऊपर निकल सकता है। इसलिए 1314 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1360 के आपको टारगेट सेट करने हैं सन फार्मा में। ये कैश लेवल्स हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो एट द मनी कॉल ऑप्शन 1330 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 17 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं, वहां पर आप 11 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए और इस ऑप्शन में आप 30 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, चलिए अब आशीष चतुर्मोहता को जोड़ते हैं और उनसे बात करते हैं। आशीष गुड आफ्टरनून, बताइए पोर्टफोलियो पिक क्या होगी इस समय की? गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून हर्षदा। तो देखिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी ऑफ लेट बनी है ये शायद कुछ दिनों तक के कायम रह सकती है या हो सकता है कंसोलिडेशन फेज में बाजार यहाँ पे जाए। तो हमें लगता है कि यहाँ पर पे जो स्टाइल रहनी चाहिए इन्वेस्टिंग की वो थोड़ी बाय ऑन डिप्स की रहनी चाहिए, ना कि करंट लेवल्स पे ही सारा जो हम कहते हैं पोजीशन बनाने के लिए। तो जो स्पेस है, जो हमें दो इंटरेस्टिंग स्पेस लगते हैं, एक तो पहला है पावर का, जहां मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी और हमने काफी बार एनटीपीसी, एसजेवीएन और अलग अलग मिड कैप स्मॉल कैप कुछ कंपनीज की भी बात इस स्पेस में की। और दूसरा जो स्पेस है वो डिफेंस है, जहां पे हमें लगता है कि बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन रही है क्योंकि साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। और उसमें हमने कोचिन शिपयार्ड, भारत डायनामिक्स जैसे स्टॉक की चर्चा पहले भी की। मुझे लगता है अनुज की ये जो इस पूरी थीम को प्ले करने के लिए इंडिविजुअल स्टॉक के बजाय आज मैं भी कहूंगा कि इसमें हमें सीपीएससी ईटीएफ के अंदर में कहीं ना कहीं पोजीशंस के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमें 2-3 सेक्टर्स का पूरा एक बड़ा कहीं ना कहीं राइड करने का तरीका मिल जाता है। एक तो है पावर, जिसके अंदर में हम देख रहे हैं एनटीपीसी आ जाता है, साथ ही साथ पावर ग्रिड, पीएफसी, आरईसी जैसा प्ले आ जाता है। सेकंड है ओएनजीसी में जिस तरह की एक अच्छी तेजी मिली है, कोल में एक अच्छी तेजी मिल रही है, उसको भी सीपीएससी ईटीएफ के थ्रू हम प्ले कर सकते हैं। और तीसरा है डिफेंस, क्योंकि हम डिफेंस पे भी पॉजिटिव है और इस सीपीएससी ईटीएफ में इस डिफेंस के ऊपर भी एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इन 3 सेगमेंट्स को प्ले करने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि इंडिविजुअल बेट के बजाय सीपीएससी ईटीएफ जो कि करीब 68 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 68 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको डिप में एक्यूमुलेट करना चाहिए। और 64 तक एक बड़े लॉन्ग टर्म सपोर्ट इसके अंदर है। तो 64 से 68 की ये जो जोन है, ये एक्यूमुलेशन फेज के तौर पर इसको देखना चाहिए। इसमें वोलेटिलिटी आती तो अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म नजरिए से आप देखें तो ये ईटीएफ मेरा मानना है 90 से 100 रुपए के पोटेंशियल टारगेट्स आने वाले कुछ महीनों में या समझ लीजिए 6 से 12 महीने के अंदर में भी ये लेवल्स अगर से देखने को मिलते हैं तो ये बहुत ही अच्छे रिटर्न एक ईटीएफ के नजरिए से मुझे लगता है देखने को मिल सकते हैं। तो सीपीएससी ईटीएफ में एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, क्योंकि पीएसयू कंपनियों में ऑफ कोर्स एक अपॉर्चुनिटी है और उसी पर ध्यान आपका होना चाहिए। इस समय अलग अलग नज़रिया है ट्रेड्स को अप्रोच करने का। एक ट्रेड जिसमें हमने देखा है वायदे में भरपूर एक्शन बना है आज, पोलो टायर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि मैं देख रही थी कि ओपन इंटरेस्ट में किस तरह की पोजीशनिंग हुई है और स्टॉक वाकई में काफ़ी तगड़ी तेज़ी में इस समय ट्रेड कर रहा है। इस पर इनफैक्ट मानस अगर हो सके आप प्लीज़ एक नज़रिया बताइए कि आज का मूव क्या एक लास्टिंग मूव है, क्या टिकेगा काउंटर इस मोमेंटम के बाद और 505 पर अगर कोई खरीदता भी है?
देखिए वीक मार्केट में इस तरह का ब्रेकआउट आना जहां पर आपको काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हो और एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला हो, तो आई थिंक इसके बाद ये रैली फौरन नहीं थमती है। तो ये क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट है, मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होगा अपोलो टायर्स का वो 530 रुपए के आसपास का रहेगा। और पोजिशनल ट्रेडर्स तो अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 492 पे स्टॉप लॉस लगाइए और 530 रुपए के टारगेट सेट करिए। 530 का टारगेट। इनफैक्ट डावोस में शरीन भान का मैं कॉन्वर्सेशन सुन रही थी जहां पर वो स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि FY25 के लिए आउटलुक जो है वो बेहद मजबूत है। डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ का इन्होंने जिक्र किया। इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि ईवी कंपनियों के लिए, ईवी गाड़ियों के लिए स्पेसिफिक टायर्स लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे और ऑफ कोर्स बड़े पैमाने पर साइंस पॉजिटिव हैं यूरोपियन मार्केट से और साथ ही साथ भारतीय मार्केट से। और उस बयान के बाद हमने देखा एक बहुत तगड़ा मोमेंटम क्लियरली इस स्टॉक में बनता दिखाई दिया है। लेकिन आज का जो स्टार परफॉर्मर है वो अनडाउटेडली ओरेकल फाइनेंस। अनुज, 59% का ओपन इंटरेस्ट। आई डोंट थिंक इसकी हिस्ट्री में इतनी तेजी इस स्टॉक में बनी है। मुझे याद है जब दीपक घाइसेस इस कंपनी को लीड करते थे तब काफी चर्चा होती थी मैनेजमेंट से, आजकल नहीं होती। लेकिन क्या तेजी रही है? मैं 2-3 चीज़ें बोलना चाह रहा था। एक तो बहुत पहले इस कंपनी की चर्चा होती थी क्योंकि एक पेरेनियल रूमर होता था इस पर कि ओरेकल इसको डीलिस्ट करना चाहता है। इसका एक फेज़ आया जिसमें इसने 10 साल में और एक इसमें ये लेसन है लोगों के लिए, 10 साल में इसका स्टॉक प्राइस 5% पर एनम से चला सिर्फ, और इसकी सेल्स ग्रोथ भी 5% थी, इसकी प्रॉफिट ग्रोथ भी 5% थी। कुछ चला ही नहीं था इसमें। एकदम से इस बार इसके रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 26% की ग्रोथ आ गई। ये बहुत इंटरेस्टिंग, एकदम तो 26% की ग्रोथ आई। मुझे लग रहा है कि अब शायद मार्केट ये मान के चलेगा कि अब वो जो डीलिस्टिंग की कहानी थी वो तो अब पुरानी हो चुकी है। लेकिन यहाँ से क्या ये कंपनी सिंगल डिजिट ग्रोथ से एकदम से हाई डबल डिजिट ग्रोथ में, ये क्यों नंबर्स हैं आप मतलब एक बार के लिए, मतलब मैं सुबह ये डर रहा था कि कहीं हमने ईयर ऑन ईयर नंबर, मुझे भी लगा कि वो वाई नंबर तो हम गलती से नहीं बोल रहे हैं। नहीं चला दिए हैं, ये लगा। तो क्या है ना, इसमें एक्सपेक्टेशन बहुत ज़िल्च है। आप एक काम करिए, आज के मूव के बाद भी आप इसको फॉर एग्जांपल कंपेयर कर लीजिए एक LTI माइंट्री के साथ या एक LTTS के साथ 5 साल में, तो आप देखेंगे कि रैंक अंडर परफॉर्मर है, एक रैंक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक जिसमें फ्री फ्लोट बहुत कम है। आई थिंक 75% मेरे ख्याल से इसकी पेरेंट कंपनी के पास है, ठीक है। उसमें आपका इस तरीके का एक एक्सप्लोजिव रिजल्ट आना, अब ये यहाँ से इतनी जल्दी रुकेगा नहीं। और मैं आपको एक और चीज़ बोल रहा हूँ यहाँ से, इसको बेचने की जल्दी बिल्कुल ना करें, इसको बेचने की जल्दी बिल्कुल ना करें। और मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आपने अब तक नहीं लिया ना, इवन इस लेवल पे ले लें, 6000 पर आप 6200 बिल्कुल। अगेन फिर वही बात कि एक बार एक इवेंट आ जाए, आप भले ही उसमें, अच्छा देखिए खुला ही 10% ऊपर, उसके बाद 15% तक तो कोई मतलब ट्रेड भी नहीं कर पाया। सर्किट खुला 15% के बाद, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा चलना शुरू हुआ है। तो पहले 15% को तो आप भूल जाइए। टेक्निकली आप ये मान के चलिए कि 8% स्टॉक एक तरीके से ऊपर है। मैं 8% ले रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ डाउन साइड कितनी है? 8 से 10% मैक्सिमम, 8 से 10%। यहाँ अप साइड कितनी है? ये चलने को स्टॉक यहाँ से आपको डबल हो सकता है इस साल में, ये क्योंकि इसने इस तरीके के इतने टाइम के बाद इस तरीके के वो दिखाए हैं रेवेन्यू। और वो आप इसका आपने शेयर होल्डिंग पैटर्न जाके देखिए, इसका आपको समझ में आ जाएगा कि कितना अंडर ओन स्टॉक है ये कंपेयर टू द सेक्टर। मेरे ख्याल से अंडर ओनरशिप प्लस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, मतलब इस तरीके का प्राइस मूव, ये आज का प्राइस मूव कुछ कह रहा है आपको। जब भी स्टॉक इस तरीके से भागते हैं ना, वो एक दिन की रैली नहीं होती, फिर वो आगे कंटिन्यू होती रहे। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ इनका पास्ट परफॉर्मेंस मार्जिन्स का, आई थिंक इस क्वार्टर में जो नियरली 47-48% तक का मार्जिन आया है बिट्टा लेवल पर, बेस्ट है। क्योंकि एट द मोस्ट इन्होंने क्या दिया था लास्ट 44% जो फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY23 था, उसके बाद ये 47% तक का मार्जिन जो हिस्टोरिकली मार्जिन हाई पर है इन द रीसेंट पास्ट। ऑफ कोर्स इनका क्लाउड बिजनेस, सैस बिजनेस, वहां पर अच्छी खासी बिलिंग हो रही है और वो तेजी में है। काउंटर टेक्निकली शिल्पा जी आप लोग इस पर नजर डाल रहे हैं क्या? OFSS हर्षदा जी, ओरेकल फाइनेंस, जी हाँ। यस, OFSS आप मतलब एक्चुअली कल हमने इसको बाय दिया था इन फ्यूचर्स एट 5037 फॉर टारगेट्स ऑफ 5300। आई नेवर न्यू कि ये एक ही दिन में 1000+ पॉइंट्स का रैली देगा। बट येस, दिस स्टॉक इज वन ऑफ माई वेरी फेवरेट इन दिस सेक्टर। मुझे बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे मुझे लगता है ये जिस तरह से मोमेंटम आया है एंड जिस तरह से स्टॉक यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, 6500 तो आपको इमीडिएटली आते हुए वापस मिलेंगे। इसके ऊपर सस्टेन करता है देन ऑफ कोर्स एक्सटेंडेड टारगेट्स टुवर्ड्स 7000 के भी हैं।
अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, हमने इसको स्पॉटलाइट में लिया था 16 अगस्त को। 16 अगस्त को हमने लिया था, उस दिन इसका रेट था 4200, 4100 से 63 तक, मतलब एग्जैक्ट 50% भागा है उस दिन से ये स्टॉक। और ये कई बार ना जब चैनल ब्रेकआउट्स होते हैं ना, वो एक चीज़ कंफर्म करता है, प्राइस हमेशा थोड़ा पहले मूव करता है और उसके बाद फंडामेंटल फॉलो करते हैं। तो वो प्राइस मूव क्लियरली आ गया था 2-3 महीने पहले, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ वर्टिकल मूव के बाद भी ये ठीक ठाक है, यहाँ पर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मानस, आप भी ट्रैक करते हैं? सॉरी आशीष, आपके पोर्टफोलियो में है क्या ये स्टॉक, या कोई व्यू है इस पर? नहीं अनुज, Oracle? बिल्कुल हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, बट बिल्कुल आपने सही कहा कि एक लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद 8 साल के बाद ये स्टॉक चला है, और उसके कारण ये है कि वैल्यूएशन पे जो कंफर्ट है, आज भी स्टॉक 24-25 टाइम पे ट्रेड कर रहा है ट्रेलिंग बेसिस पे, जबकि हम देख रहे हैं काफी जो दूसरी आईटी कंपनीज है वहां पे 30-35-40 के मल्टीपल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट कोफोर जैसी कंपनी 54 पे, परसिस्टेंट 58 टाइम्स पे। तो एक बहुत ही बड़ा वैल्यूएशन का डिस्काउंट था, और क्योंकि अब जिस तरह से अर्निंग ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी आई है, इसी कारण से आज स्टॉक 22-23% बढ़ने के बाद भी एक्शन में। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अब इसके क्योंकि ट्रिगर्स आ चुके हैं, तो ये स्टॉक इवन इतना बढ़ने के बाद भी एक कंफर्ट क्रिएट करेगा, और आने वाले समय में एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन और ओरेकल फाइनेंस के स्टॉक से बनता हुआ देखने को नजर आ सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ओरेकल फाइनेंशियल पर व्यू। 25% की तेजी एक ही दिन में, बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। अच्छा, अपोलो टायर्स में मेंशन करी थी, तो गाबा जी का आई थिंक ये क्विक सिंगल था। सुबह सवेरे इन्होंने दरअसल वो कमेंट्री आने के पहले ही आइडेंटिफाई किया, उसके बाद थोड़ा सा डिप आए और फिर तेजी में आए। 504 पर गाबा जी, अगर वो ट्रेड कैरी किया जा रहा है, फिर स्टॉप लॉस आपने बढ़ाया है या नहीं? 498 का स्टॉप लगाना चाहिए इस पर, और मेरे ख्याल से अब तो यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं है, ट्रेड कर रहा है 504 पर। पॉसिबल है कि 515-520 ये जोन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस यहाँ पर है नहीं अपोलो टायर्स में। ओके, इसमें इनफैक्ट गाबा सर, आपका सुबह का टारगेट तो बहुत आराम से हिट हुआ होगा, और काफ़ी ज़बरदस्त। आई थिंक सुबह सुबह जैसा हर्षदा ने रिमाइंड कराया, पहला आज सुबह का क्विक सिंगल था। पहला ये था, दूसरा अपोलो हॉस्पिटल था, मुझे अच्छे से याद है। मीनवाइल बात करते करते ओरेकल में वो 25% का सर्किट लग गया है हर्षदा, वो 25% के सर्किट पर आकर टिक गया है, और अब ये फ्रीज देखते हैं कब खुलता है, लेकिन 25%। चलिए, बात आईटी की हो रही है, तो एक काम करते हैं, एलटीआई माइंट्री को भी डिस्कस कर लेते हैं। 10% से ज़्यादा फिसला है शेयर, और साथ ही आईसीआईसीआई प्रू, ये भी शेयर हालांकि ऑफ लोज है, लेकिन 5% गिरा है। आखिर क्या मार्केट को पसंद नहीं आया, और मैनेजमेंट कमेंट्री कैसी थी, ये जानते हैं यतिन के साथ। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, दोनों ही मैनेजमेंट कमेंट्री और रिजल्ट्स के हिसाब से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है दोनों ही स्टॉक्स में, एलटीआई माइंट्री और आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। नाउ एलटीआई माइंट्री की बात करें तो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स क्लियरली एक मिस थे, और जो फर्लोज थे, यानी जो इनके क्लाइंट्स होते हैं, यहाँ एक्सटेंडेड छुट्टियां होती हैं, उसके कारण आपको थोड़ा बहुत काम स्लो होता हुआ दिखाई देता है यूएस मार्केट्स में, तो उसके वजह से एक बड़ा इंपैक्ट आया। इसके अलावा अगर हम फोर्थ क्वार्टर की बात करें, यानी आउटलुक की बात करें नियर टर्म की, तो मैनेजमेंट को लगता है कि फिर से एक बार यहाँ स्लो डाउन आना चाहिए, थोड़ी बहुत जो ग्रोथ की गति है वो धीमी रहेगी, तो ये भी शायद बाजार को पसंद नहीं आया। इसके अलावा अगर हम बात करें क्लाइंट आउटलुक की, तो मैनेजमेंट के हिसाब से क्लाइंट्स अभी भी काफ़ी कॉशियस हैं, डिस्क्रिशनरी स्पेंड पे नियर टर्म में असर आने को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा रिवाइव होने में, तो कहीं ना कहीं ये जो नियर टर्म के हेडविंड्स है उसके कारण स्टॉक में आप धीमापन देख रहे हैं। अच्छा, सेगमेंटल में भी काफ़ी वीकनेस थी, आपके स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो रिटेल सिक्वेंशियली 3% नीचे था, हाईटेक 3% नीचे था, सबसे बड़ा सेगमेंट जो है इनका बीएफएसआई, यहाँ भी लगभग 2% की सिक्वेंशियल डिक्लाइन आपको आती हुई दिखाई दी, और ब्रोकरेजेस ने भी ओवरऑल आपको एस्टिमेट्स कट करते हुए आपने देखा है। तो एलटीआई माइंट्री की बात करें तो कमेंट्री, सेगमेंटल परफॉर्मेंस, मार्जिन्स, सब जगह आपको जो है वो दिक्कत दिखाई दे रही है, और आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो रिड्यूस और होल्ड रेटिंग के साथ ब्रोकरेजेस के भी टारगेट सब 5,000 5,500 दिखाई पड़ रहे हैं, और ऑफ कोर्स मार्जिन्स पर आगे दबाव रहेगा, इसीलिए जो इस फोर्थ क्वार्टर तक 17 to 18% एग्जिट मार्जिन होने थे कंपनी कह रही वो अचीव नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम आगे उसे टाल रहे हैं, तो उससे भी एक बड़ा झटका लगा। अब जो झटका आया है, क्या वर्स्ट पच गया है स्टॉक में? आशीष जी, आपकी क्या राय रहेगी पहले तो? देखिए, मेरे हिसाब से तो प्राइस में कहीं ना कहीं ये सब डिस्काउंट होगा, क्योंकि आप देखिए आईटी में जो वोलेटिलिटी है वो काफी बनी हुई है, बट एक जो टेलविंड
इवेंचुअली बनेगी वो बनेगी। जिस तरह से अब आप देख रहे हैं कि आईटी जो डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंड आने वाले 6 से 9 महीनों में रिकवरी होने की बात होना शुरू हो चुकी है, तो डाउन साइड मुझे लगता है इन स्टॉक्स में कैप्ड रहेगी। और पर्टिकुलरली एलटीआई इन्वेंट्री हमारा पोर्टफोलियो स्टॉक्स भी है और स्टॉक भी है, और हमारा मानना है कि ये स्टॉक में भी कहीं ना कहीं 5400 5450 के आसपास एक अच्छा बेस कहीं ना कहीं स्टॉक बनाएगा। हालांकि रिकवरी में काफी टाइम लगेगा, तो मुझे लगता है ये जो रेंज है स्टॉक में रहेगी 5400 से 5800 के ब्रॉडली ये स्टॉक घूमेगा। बट अब मुझे लगता है कंसोलिडेशन फेज मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज के अंदर में देखने को मिलेगा। हमें बड़ी डाउनसाइड आईटी एज अ स्पेस, आईटी एज अ सेक्टर के अंदर में देखने को नजर नहीं आती है। ज्यादा डाउनसाइड नजर नहीं आती, लेकिन स्टॉक्स में तो क्रैक्स आए हैं। आज की दरारें किस तरफ इशारा कर रही हैं रचना जी? आप म्यूट पर हैं। जी, हम एलटीआई माइंट्री की बात कर रहे हैं, जी राइट? हाँ। जी, एलटीआई माइंट्री में जो फिलहाल सिचुएशन है उसको देखते हुए मुझे तो यही लग रहा है कि जो डाउनसाइड पे प्राइस रिजेक्शन दिखाया है, तो ये एक एक्सट्रीम रिएक्शन जो आना था आज मॉर्निंग से, वो एक बारी को आ गया है। यहाँ पे जहाँ पे करंटली प्राइस बैठी हुई है करीब करीब 5600 के आसपास, वहां पे आने वाले दिनों में एक सपोर्ट इमर्ज कर सकता है। द ओनली थिंग इज दैट कि जब इस तरीके की न्यूज आती है तो 2-4 दिन के लिए उस स्टॉक को वो आउट ऑफ फ्लेवर हो जाता है, तो फ्लेवर ऑफ द सीजन नहीं बना रहता, तो इट मे टेक सम टाइम, सम कंसोलिडेशन एट करंट लेवल्स, और उसके बाद वो न्यूज एक बार वो निकल जाती है माइंड से पब्लिक के, तो यहाँ पे जो सपोर्ट है 5600 का वो होल्ड करना चाहिए, एंड यहाँ से फिर हमें धीरे धीरे ग्रीन कलर दिखना चाहिए। ओके, धीरे धीरे ग्रीन कलर दिखना चाहिए, ये कॉल हो गई इस समय एलटीआई माइंट्री पर। लेकिन यतन आईसीआईसीआई प्रू, हालांकि यहाँ पर थोड़ी रिकवरी आई लोअर लेवल से। हाँ, रिकवरी ज़रूर आई है, लेकिन फिर से यहाँ रिजल्ट्स ने डिसअपॉइंट किया है और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी थोड़ी खास नहीं रही है। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो जो एपीई होता है यानी एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट, ये 1900 करोड़ आया, जबकि बाजार का एस्टिमेट लगभग 2400 करोड़ का था। वीएनबी वैल्यू जो है वो लगभग 436 करोड़ आई, अनुमान था 680 करोड़, और वीएनबी मार्जिन 23% पे आए, जो 28.5% के मार्जिन का एक्सपेक्टेशन था। तो अनुमान से अक्रॉस सेगमेंट्स आपने थोड़ी बहुत वीकनेस दिखी है। इसके अलावा सॉल्वेंसी रेशियो में आपको कटौती दिखी है, एक्सपेंस रेशियो जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर पड़ा है। तो कॉस्ट फ्रंट पे भी आपने थोड़े बहुत हेडविंड्स देखे हैं। ग्रोथ कहाँ स्लो हो रही है? ग्रुप फंड की डिक्लाइन है 15% की साल दर साल बेसिस पे। नॉन लिंक पॉलिसीज हैं, यहाँ आपने 1.5% का साल दर साल डिक्लाइन देखा है। तो ओवरऑल अगर आप बात करें तो जो नई पॉलिसीज का धंधा है, यहाँ एक स्लोडाउन आपको आते हुए दिखाई दिया है। और ये मार्केट है जहाँ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आउट परफॉर्म कर रही हैं, खास करके एलआईसी और एसबीआई। उसके सामने कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई प्रू में इन्वेस्टर्स का मन थोड़ा खट्टा हुआ है। जिसे यही सही कहा आपने कि मन थोड़ा खट्टा हुआ है। इनफैक्ट 464 तक टूटा था, काउंटर 484 पर इस समय ट्रेड करता हुआ। शिल्पा जी, और वीकनेस है स्क्रीन पर आती हुई आगे? जी हर्षदा जी, इसका सपोर्ट 460 एक बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहां से आज हमने देखा है कि वहीं पे ही वो एक सपोर्ट लेके ऊपर रिकवर किया हुआ है। तो यहाँ से 500 तक तो आपको एक जर्नी इजीली मिल जाएगा, लेकिन ये 500 के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं, तो वो उसके लिए आगे की जर्नी के डिसाइड करेगा। अगर 500 के ऊपर सस्टेन करता है, देन अगेन टारगेट्स ऑफ 525 540 आपको आते हुए मिलेंगे। बट मुझे लगता है यहाँ से 500 कैन हैपन वेरी सून। बिल्कुल, 500 कैन हैपन वेरी सून। अच्छा अजीज़ा, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाह रहा था। ओरेकल के मैं पढ़ रहा था, थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ रहा था ओरेकल फाइनेंशियल के। पिछले साल का इनका ईपीएस था करीब करीब 205 रुपये, और ये क्वार्टरली करीब करीब 50 रुपये का ईपीएस कंपनी करती थी, ठीक है। तो 205 रुपये पे सपोज़ करिए, अब ये 25% स्टॉक चला है, उससे पहले करीब 5000 रुपये पे था, मान लीजिए करीब 21 टाइम पे ट्रेड करता था। इस क्वार्टर का ईपीएस आया 80 रुपये। अब आप सोचिए, अगर ये ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री इसने ऐसी कर दी, और सपोज़ करिए 80 को आप इंटू 4 करते हैं, 320 रुपये का ईपीएस अगर कंपनी डिलीवर कर देती है, तो 200 रुपये की ईपीएस के सामने अगर 320, तो सीधा सीधा मतलब आप समझिए 60% की ग्रोथ होगी, ठीक है। उसमें पी मल्टीपल में कितना इजाफा होगा, ये सोचिए आप। तो उस हिसाब से तो ये 25% की जो मूव है ना, ये सिर्फ आज एक शुरुआत है। और क्या ये भी एक ट्रेलर है? एकदम एक ट्रेलर है। अगेन प्रोवाइडेड है कि क्या होता है ना, मार्केट में हम कई चीज़ों को एज्यूम करते हैं। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो इस बार के क्वार्टर के रिजल्ट्स आए, ये एक फाइनली एक शुरुआत है कुछ बड़ा होने की यहाँ पर। और एक चीज़ मैं इवन इसकी, आप जैसे मैं कह रहा हूँ, प्राइस टू अर्निंग कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है इवन एट करंट लेवल। और मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था, 72% प्रमोटर्स के पास है यहाँ पर, करीब करीब
5% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 4% LIC के पास है, 6.5% करीब करीब FPIs के पास है, और उसके बाद फ्लोट बचता जो है पब्लिक के पास वो है 7.2% के करीब, बस उतना सा फ्लोट है इसका। कई बार ये भी एक रीज़न होता है कि जब आपके पास फ्लोटिंग स्टॉक ही नहीं होता, प्रमोटर्स बेच नहीं रहे हैं, म्यूचुअल फंड बेच नहीं रहे हैं, FPIs बेच नहीं रहे हैं, LIC बेचने वाले में से है नहीं इतने कम प्राइस पर, तो वही 7% का फ्लोट जो है उसी को एक्यूमुलेट करने की कोशिश हो रही है। इसके लिए आप इस तरीके का मूव जो है यहाँ पर दिख रहे हैं। OFSS आपकी स्क्रीन पर अच्छा खासा चमकता हुआ। अच्छा, एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं इंडसइंड बैंक का, क्योंकि इंडसइंड बैंक में अब थोड़ी सी बिकवाली अब इंटेंसिफाई हो रही है। स्टॉक 2.5% नीचे आ गया है। पिछले 10-15 मिनटों में आधे % से ज़्यादा का और नुकसान इसने अपने नाम कर लिया है। और निफ्टी बैंक अगर आप ध्यान दें तो 500 पॉइंट से ज़्यादा के नुकसान पर इस समय ट्रेड करता हुआ। और इवन HDFC बैंक एकदम से डे लो पर आया है, उसने भी एकदम से वापस प्रेशर डाला बैंक निफ्टी के ऊपर, और अब बैंक निफ्टी ने अब अगर डे लो तोड़ा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। HDFC बैंक ऑलरेडी डे लो तोड़ चुका है, और अब अगर यहाँ से मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी तोड़ सकता है डे लो, जो 45,430 के आसपास उसके आसपास का था। निफ्टी में अभी भी थोड़ा सा स्पेस है, मेरे ख्याल से डे लो 2285 का था, वो नहीं टूटना चाहिए, वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा सा रिस्क लग रहा है कि डे लो टूटने का रिस्क है। ये तो गाड़ी फिर से डिरेल होती हुई दिखाई दे रही है। आशीष चतुर्मोता, बैंकिंग स्टॉक्स पर अब आपका पर्सपेक्टिव क्या है, स्पेशली HDFC बैंक ने जिस तरह का कल शेकआउट दिया? बिल्कुल अच्छा, तो देखिए ये एक क्लियर जो सेलिंग है वो FIs के द्वारा भी हमें बड़ी इसके अंदर में देखने को मिली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट अगर से ग्लोबली कम होंगे तो FI रिटर्न होगा इंडियन मार्केट में, और इंडियन मार्केट में अगर से वो रिटर्न होता है तो क्योंकि बैंकिंग एज अ इंडेक्स करीब 35% का कंट्रीब्यूशन रखता है, एक बड़ा यहाँ पर पे जो एक्सपेक्टेशन थी कि वो बाइंग आएगी, वो कहीं ना कहीं इस जो इवेंट है 2 दिन के बाद और जिस तरह की सेलिंग FIs के द्वारा हुई है, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पूरे बैंकिंग एज अ सेक्टर के अंदर में क्रिएट करेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट टर्म में तो आपको शायद एक प्रेशर यहाँ पर देखने को मिलेगा, हालांकि नंबर के टर्म्स में हमें लगता है ओवरऑल बैंकिंग ठीक रहेगा। और खास तौर पे PSU बैंक्स में हम जैसे हम हमेशा कहते हैं कि वहां पर पे एक पॉजिटिव सरप्राइज ज्यादा बड़ा देखने को मिलेगा, और वहीं पे हमारी एक ज्यादातर रिकमेंडेशन भी हमेशा PSU बैंक्स के अंदर में रही। तो अब हम इस थीसिस के बाद और एक कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग व्यू पे आ गए कि ये जो कहीं ना कहीं रैली है ये आपको पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज्यादा रहेगी, क्योंकि वहां पे 17-18% का लोन ग्रोथ रहेगा, और कहीं ना कहीं ये जो FI डोमिनेटेड स्टॉक्स हैं उनके अंदर में एक दबाव की स्थिति जैसी बनी है, वो HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स को एक प्रेशर में रखेगी। तो एक अंडरवेट की पोजीशन हमने भी हमारे पोर्टफोलियो में इस स्टॉक के अंदर रखी, और वो हम कंटिन्यू रखेंगे गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो, जब तक हमें कोई बड़ी क्लैरिटी यहाँ पर नजर नहीं आती। ओके, चलिए खैर। अच्छा, आज तक कल हम बात कर रहे थे ना कि बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में इतना पैसा बना, पुट्स में, कॉल, इसमें कल अगर आपने 1000 रुपये OFSS के कॉल में डाले होते 1000 रुपये, तो आज उस 1000 रुपये की वैल्यू कितनी होती? एक छोटा सा गेस लगाइए। I'm not going there. 13 लाख रुपये। 13 लाख? 13 लाख रुपये, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। OFSS का आप देखिए 5800 का कॉल, उसमें आज गेन हुआ है 1,30,000% का। तो मतलब समझ जाइए उसको। मतलब खैर ऑब्वियसली वो उसका नोशनल है, क्योंकि वो ऑप्शंस उस लेवल पर ट्रेड नहीं होते हैं, उस पर कोई ट्रेड्स होती नहीं है, तो कहने के लिए वो अच्छा लगता है। लेकिन मतलब चलिए उतना नहीं बना होगा, लेकिन कोई ढंग के लेवल की स्ट्राइक ली होगी तो उसमें भी खैर पैसा काफ़ी बना होगा। आज ओपनिंग इसकी जो जिस कॉल की बात कर रहा हूँ ना, इसका रेट अभी 1 घंटे पहले 300 रुपये था, जो 600 हुआ है। क्या होता है ना, कई बार आपको क्यों मोमेंटम चेज करना चाहिए, स्पेशली ऑप्शंस, और ये एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें आपको लगता है कि स्टॉक सर्किट टू सर्किट मूव करेगा, 10% सर्किट पे लेगा, 10% पे भी अगर थोड़ा सा फेथ लेके ना, अगली बार ऐसे कोई ट्रेड्स हैं जिसमें इतना बड़ा एकदम से मोमेंटम दिखाई दे रहा हो, 10% भी कोई स्टॉक ऊपर खुले ना, फ्यूचर तो आप ले नहीं पाएंगे, कैश आप ले नहीं पाएंगे, क्योंकि वो फ्रीज होगा। कहने के लिए आसान है कि ये मतलब ये टारगेट, लेकिन वो तो खुलते ही आ जाते हैं। तो उसमें फिर आप कॉल्स के थ्रू काम करिए, कॉल्स ट्रेडेड होते हैं, तो कॉल्स में फिर भी आपको मौका मिलता है। जैसे वो 10 का 15 हुआ, फिर 15 से थोड़ा उसने टाइम लगाया, 20 हुआ, फिर 25 हुआ, उस बीच में वो ऑप्शन जो है वो मतलब 125 का 200, 250, 300 करते करते अब 600 रुपये पहुँच गया वो वाला ऑप्शन इंट्राडे में। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अगर कल मिस कर दिया था, क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी के पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं है, और खासतौर से रिटेल के पास तो बिल्कुल नहीं होती। तो ऐसे में ये सोचना कि मैंने तो मिस कर दिया, बड़े लोगों ने ऑलरेडी ले लिया होगा, उससे काम नहीं चलता। आप अगले दिन भी
ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं, ये मेरा कहने का मतलब था। चलिए अब एक काम करते हैं, यतिन वॉल से यहाँ पर आकर बैठ गए हमारे साथ, और अब केमिकल सेक्टर की बारी है। Q3 नंबर्स लग रहा है मार्केट को भी कुछ वीकनेस यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल, तो देखिए बहुत सारे केमिकल कंपनी से लास्ट क्वार्टर ये एक्सपेक्ट किया था कि सिचुएशन इंप्रूव होगी, डंपिंग चाइना से कम होगी, इन्वेंट्री करेक्शन हो गया है, सेकेंड हाफ ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्लोरोकेमिकल्स और रेफ्रिजरेंट सेगमेंट की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ अभी भी दिक्कत है। चाइना से अभी भी डंपिंग हो रही है, और चाइना जो है ये केमिकल्स की बड़ी मार्केट जो है मिडिल ईस्ट, यहाँ डंपिंग कर रही है, जिससे भारतीय कंपनियों पर असर हो सकता है। तो SRF है, नवीन फ्लोरिन है या गुजरात फ्लोरो, ये सब स्टॉक्स को अपने रेडार पर रखते हैं। सबसे पहले बात करें रेफ्रिजरेंट R22 का, तो यहाँ कॉस्ट में कोई कमी नहीं आई, लेकिन सप्लाई बहुत आपको नॉर्मलाइज या बढ़ती हुई नज़र पड़ी है, जिसके कारण दाम जो है वो प्रेशर में है। इसके बाद बात करते हैं फ्लोराइड की, जो एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है। यहाँ भी अगर हम दाम की बात करें तो लगभग 5-7% यहाँ भी आपको गिरावट आती हुई नज़र पड़ी है थर्ड क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। फ्लोरोपॉलीमर्स की बात करें तो यहाँ बहुत बड़ी ओवर सप्लाई है, खास करके चाइनीज़ मार्केट से। तो जब चाइना ओवर सप्लाई करता है तो इंडियन कंपनीज को भी प्राइसिंग प्रेशर आते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो प्रोडक्शन है वो फ्लोरोपॉलीमर्स की बहुत सारी भारतीय कंपनियां कट कर रही हैं। तो ये जो एनालिस्ट हैं इनकी ग्राउंड चेक्स के हिसाब से शायद थर्ड क्वार्टर में मार्जिन इंप्रूवमेंट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे या स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा शायद नहीं होगा। और शायद इसीलिए अगर आप देखें गुजरात फ्लोरो तो पिछले 5-7 दिन में 10% करेक्ट हुआ है, SRF करेक्ट हुआ है, नवीन फ्लोरिन भी स्टॉक एक रेंज में चल रहा है। तो शायद थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स आपको यहाँ डिसअपॉइंट कर सकते हैं। थर्ड क्वार्टर्स के रिजल्ट्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग रहेंगे। नवीन फ्लोरिन जैसे काउंटर्स, गुजरात फ्लोरो जैसे काउंटर्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए। SRF भी आज कमजोर है। इनफैक्ट आरती इंडस्ट्रीज थोड़ा सा आज एबरेशन है, क्योंकि वहां पर इन्होंने एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इनके एक क्लाइंट के साथ 6,000 करोड़ तक का, और उससे फ़ायदा मिला। केमिकल साइड पर आशीष, कंसिडरिंग इस पैक को आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते आए हैं, कई कंपनियां आई एम श्योर उसमें आपकी पोजीशन है। अब आपका अप्रोच क्या है, कहाँ पर आपने डबल डाउन किया है और इन्वेस्टमेंट डाला है, कुछ मुनाफा वसूली की होगी तो वो भी बताइए। तो ऐसा बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम जो स्पेशलिटी केमिकल को पिछले कई सालों से हमने इसको बहुत पॉजिटिवली ट्रेड किया, चाहे वो SRF हो, नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्राइट जैसे स्टॉक्स के थ्रू। बट आज अगर से आपको मैं अपने पोर्टफोलियो की पोजीशन बताऊं तो पिछले करीब 4 महीनों में 4 से 5 महीनों में हमारे पास में एक्चुअली ऐसा कोई भी स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी इस समय पे नहीं है, क्योंकि इसके 2 मूलतः बड़े कारण थे। एक, ग्लोबल जो ग्रोथ आउटलुक स्लो डाउन हुआ और यूरोप मार्केट, US मार्केट में जो इनके थोड़ी स्लो डाउन हमें देखने को मिली। एक तो वहां से टॉप लाइन डीग्रोथ हो रही थी, और सेकंड, रॉ मटेरियल की जो वोलेटिलिटी थी वो काफी ज्यादा थी। तो जो कंपनी एक समय पे 24-25% की मार्जिन बना रही थी वो बिलो 15% की मार्जिन प्रोफाइल पे आ गई। तो ये एक बहुत ही बड़ा मार्जिन के अंदर में आप देखेंगे डिस्ट्रक्शन हुआ, और जिसके वजह से जो इन कंपनीज को जो PE मल्टीपल मार्केट ने देना शुरू किया था वो काफी सिग्निफिकेंट था। एक समय तो वो था जब हम इन कंपनीज के अंदर में 45 से 50 का PE मल्टीपल देख रहे थे। बट जैसे ही मार्केट ने रियलाइज किया कि अर्निंग ग्रोथ एक सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड के अंदर में आ रहा है, काफी ज्यादा PE की डी रेटिंग हुई है। तो मुझे लगता है कि अभी भी ये माहौल सुधरा नहीं है। बट एक अच्छी बात ये कि अब यहां से डाउन साइड हमें काफी लिमिटेड लगती है, क्योंकि प्राइस में वो चीज बिल्ड इन हो चुकी है। बट मुझे लगता है प्राइस रिकवरी के लिए शायद अभी भी काफी समय, एटलीस्ट 6 से 9 महीने इनकी अर्निंग रिकवरी के लिए देखने को नजर आ सकते हैं। तो अभी हम एक वेट एंड वॉच अप्रोच में स्टॉक को रखें। बट हाँ, हमने कुछ स्टॉक जो हमें पॉजिटिवली ध्यान आते हैं, उसके अंदर में SRF, गुजरात फ्लोरो और दीपक नाइट्राइट, ये 3 स्टॉक हैं जो हमें पसंद है, और हम देख रहे हैं कि इनमें कब पोजीशनिंग की जाए। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें लगता है कंसोलिडेशन फेज इन स्टॉक्स में कंटिन्यू रहेगा। ओके, कंसोलिडेशन स्टेज इन स्टॉक्स में कंटिन्यू रहेगा। अब जतिन गेडिया को जोड़ लेते हैं। इंडिया मार्ट के नंबर्स आ रहे हैं, मैं थोड़ा एक बार वेट कर रहा हूँ तो क्लैरिटी की, क्योंकि मुझे थोड़े से नंबर्स कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। एक बार वो क्लैरिटी आ जाएगी तो उसको एड्रेस करेंगे, लेकिन उससे पहले जतिन को जोड़ते हैं। जतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनु जी। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक थोड़ा पुल बैक हमें डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है निफ्टी में। 21,600 21,650 के आसपास मेरे को लगता है कि एक पुल बैक आ सकता है। इसके लिए मैं एक लॉन्ग साइड का ट्रेड देना चाहूँगा। कंसिडरिंग फार्मा सेक्टर में आज पॉजिटिव मोमेंटम रिटर्न होते हुए दिख रहा है, तो मैं लुपिन बाय करके चलना चाहूँगा। इसमें मेरे टारगेट रहेंगे 1390 से लेके 1470 से लेके 1490 के।
और इसमें मैं स्टॉप लॉस 1400 का लगा के इसमें लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहूँगा। ओके, तो लुपिन पर एक ट्रेड आपके लिए बनता हुआ तेजी वाला करीब 2-2.25% तक के गेन्स सामने देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, इंडिया मार्ट एड्रेस कर ही देते, स्टॉक अब करीब 1-1.5% नीचे आता और बीच में खूब चला था। मुझे याद है दिसंबर के लास्ट 2 हफ्तों में अच्छी तेजी बन रही थी और उसके बाद फिर जितनी तेजी आई थी वो पूरी फिजल आउट हो गई। मार्जिन स्टेडी है, कोई बदलाव नहीं, 28% के आसपास का मार्जिन कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, माइंड यू हम ये मेंशन कर रहे नंबर्स, मुनाफा घटा है ज़रूर। पिछले साल इस तिमाही में करीब 113 करोड़ का मुनाफा था जो घटकर करीब 82 करोड़ पर आ गया है। कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर आप कंपनी की आय देखें तो 251 करोड़ से बढ़कर ये करीब 305 करोड़ पर आई है। तो ईयर ऑन ईयर क्लियरली वो कुछ प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है इंडिया मार्ट के नंबर्स में। ये स्टॉक करीब 1% नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। इस बीच टाटा कम्युनिकेशन के भी नंबर्स आ गए हैं और मेरे ख्याल में 745 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट, नहीं 45 करोड़ का, बेग योर पार्डन, 390 करोड़ 94 करोड़ के सामने एक मुनाफा है 45 करोड़ का और इसमें एक एक्सेप्शनल लॉस का आइटम है। तो दोनों ही स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर अब आएंगे, टाटा कॉम और साथ ही साथ इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट के नंबर्स हमने पढ़ लिए। टाटा कॉम के केस में एक एक्सेप्शनल लॉस है जिसके चलते 45 करोड़ का प्रॉफिट और रेवेन्यू हालांकि बढ़ा है, करीब 25% का इजाफा, 5,633 करोड़ का दरअसल कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर आया है वर्सेस 4528 करोड़। तो ये इनफैक्ट टाटा कम्युनिकेशन और टाटा कॉम में हम देख रहे हैं करीब 30 रुपए की बढ़त कायम है। मैं एक चीज़ कहूँगा, इंडिया मार्ट में ये नंबर मुझे एक्चुअली अच्छे लग रहे हैं। मैं उसका रीज़न बताता हूँ आपको हर्षदा। वो जो नेट प्रॉफिट गिरा है ना, क्योंकि एबिटा बढ़ा है काफ़ी शानदार, नेट सेल्स बढ़ी हैं शानदार। पिछले साल क्वार्टर में इनके पास अदर इनकम थी 102 करोड़ की, वो 102 करोड़ की अदर इनकम घट के इस बार रह गई है 41 करोड़। तो 102 करोड़ की अदर इनकम 41 करोड़ रह गई है, इस वजह से वो नेट प्रॉफिट नीचे आया। अदरवाइज ये सेल्स और एबिटा दोनों में अच्छी ग्रोथ है और मार्जिन भी ठीक ठाक है, 28% है। मतलब मुझे तो खैर इंडिया मार्ट के नंबर्स ख़राब नहीं लगे। वो आई थिंक जब डीपर एनालिसिस करेंगे ना आप, उसमें देखेंगे कि पिछले साल इसी क्वार्टर में एक अदर इनकम थी और वो अदर इनकम बड़ी अदर इनकम थी, करीब 102 करोड़ की थी वो, जो इस क्वार्टर 41.7 करोड़ आई है। पिछले मतलब अगर क्यू देखेंगे तो भी 34.6 करोड़ थी। तो मेरे ख्याल से वो एक बेटर वे होगा उसको देखने का, उस अदर इनकम को हटा कर देखने का। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से नंबर्स उतने बुरे नहीं है इंडिया मार्ट के जितने ऑन द फेस ऑफ इट लग रहे थे। टाटा कॉम इस बीच करीब 1 से 1.5% ऊपर है। इस पर कोई टिप्पणी, इनफैक्ट दोनों स्टॉक्स पर कोई राय आपकी आशीष चतुर्मोता? नहीं अशरफ, मैं देखिए दोनों स्टॉक्स को ट्रैक बहुत क्लोजली नहीं कर रहा हूँ अभी, तो इसमें मैं थोड़ा सा एक अवॉइड की सलाह मेरी रहेगी, क्योंकि हम इसको क्लोजली ट्रैक नहीं करते अभी। टेक्निकली देख लेते हैं टाटा कॉम स्पेशली, जो अब 1.5% ऊपर आ चुका है। मानस, ये तो स्टॉक आप क्लोजली ट्रैक करते भी हैं। तो देखिए यहाँ पर सपोर्ट जरूर है 1680 के आसपास, लेकिन उसके साथ ये भी देखना चाहिए कि 1770 की रेंज पे रेजिस्टेंस भी बहुत है। तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी तो 1780 के ऊपर ही करेंगे। ओके, चलिए ये हो गई टाटा कॉम। इंडिया मार्ट पर क्या व्यू बन रहा है मानस? आप भी ट्रेड करते हैं इसको। देखिए जिससे मैंने वो एक्सप्लेनेशन दिया था, अब स्टॉक डे हाई पर ऑलमोस्ट आ गया है और अभी भी थोड़ा मोमेंटम ही है यहाँ पर। यहाँ पर कोई ट्रेड बन रही है क्या मानस? स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। अब मैं केवल इंतजार कर रहा हूँ 2610 के लेवल्स को ब्रीच करने का। अगर 2610 के ऊपर निकलेगा तो आपको 2750 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल नजर रखिए, 2610 के ऊपर खरीदारी करेंगे 2570 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी और डे लो से एक बहुत शार्प रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। नियरली 1% नीचे था काउंटर और वहां पर हम देख रहे हैं एक तेज रिकवरी स्टॉक में आती है और सिर्फ 0.16% का ही नुकसान रह गया है। चलिए कुछ और बातें आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे मार्केट से जुड़ी हुई, लेकिन एक नज़र सभी की इनफैक्ट अयोध्या में भी है, जहां पर राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के अहम कार्यक्रम का आज तीसरा दिन है। आज गर्भगृह में रामलला की मूर्ति स्थापित हो गई। सीधा चलते हैं हनुमानगढ़ी, जहां पर लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी बताइए आज की स्थिति। आई एम श्योर आप एंजॉय कर रहे हैं, खूब हमने देखा है माहौल बन चुका है।
क्या ताजा अपडेट है वहां से? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि जैसे जैसे वो समय नज़दीक आ रही है, 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त नज़दीक आ रहा है, यहाँ पे माहौल बिल्कुल राममय होता जा रहा है। और अब से कुछ ही देर पहले गर्भगृह में रामलला की मूर्ति वहाँ पे रख दी गई है। अब बहुत जल्दी वहाँ पे संकल्प की शुरुआत होगी और फिर उसके बाद वहाँ से पूजन समारोह होगा और अलग अलग पूजा विधियाँ हैं जिसके तहत पूजा की जाएंगी। लेकिन इस बीच मैं खड़ा हूँ हनुमानगढ़ी पे। ये हनुमानगढ़ी बता दूं कि बहुत ही अहमियत रखता है यहाँ पे। कहा यह जाता है कि आप राम जन्मभूमि में जाएं राम मंदिर के दर्शन करने, तो उससे पहले आपको इस हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के मंदिर में आना होता है और उनसे पहले अनुमति लेनी पड़ती है कि क्या मैं जाऊं कि नहीं जाऊं हनुमान जी के मंदिर में, राम जी के मंदिर में। उसकी अनुमति लेने के बाद ही आपको जाना पड़ता है। तो वही हनुमानगढ़ी मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। और जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है। जगह जगह बैरिकेड लगा दिए गए हैं। पुलिस के चाक चौबंद यहाँ पे इंतजाम किए जा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि आज शाम के बाद या फिर कल से बाहरी लोगों के आने पे काफ़ी सख्त पाबंदी कर दी जाएगी। बिल्कुल उन्हीं लोगों को यहाँ पे आने दिया जाएगा जिनको यहाँ पे आने की इजाज़त दी जाएगी, पहले से इजाज़त मिली होगी। तो आम जो लोग हैं उनसे वही सुझाव दूंगा मैं कि घर बैठ के टीवी देखें और टीवी पे ही देखें रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को। क्योंकि यहाँ पे आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अभी माहौल जो है काफ़ी राममय हो चुका है। बिल्कुल, और मुझे तो खैर वो शंख की भी आवाज़ सुनाई दे रही है। और लक्ष्मण जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि आप हनुमानगढ़ी में हैं और हनुमान जी के लिए देखिए कहा जाता है कि हनुमान जी अमर है, मतलब आज भी हनुमान जी प्रेजेंट है कहीं ना कहीं, ठीक है। और एक जब मैं तो खैर जब बचपन से बड़ा होता हूँ तो एक भजन था मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो था कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो बेसिकली हनुमान जी की उसके बिना राम जी की वो जो पूजा होती है वो पूरी होती नहीं है। लक्ष्मण जी बने रहिए वहाँ पर और आई एम श्योर कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। बिल्कुल नया एक्सपीरियंस हो रहा है। और आप बिल्कुल हनुमान जी की जो व्याख्या की और कहा यह भी जाता है कि लंका विजय के बाद हनुमान जी एक गुफा में आकर रहते थे, वो गुफा यहीं पर है, यही गुफा मंदिर है। और यहाँ पर आप आएंगे, वीकेंड में आप आने वाले, आपको दिखाऊंगा एक बहुत बड़ा खंभा था। तो मैंने सोचा वैसे ही लाल रंग का है, लेकिन लोगों ने बताया वो गोल्ड का बना हुआ है और गोल्ड के लिए छोटी जगह हटा कर दिखाई गई। देखिए गोल्ड यहाँ पे दिखता है, तो बड़ा ही अद्भुत यहाँ पे अनुभव यहाँ पे हो रहा है। शाम की आरती देखेंगे तो वो भी बहुत ही अद्भुत है। तो बिल्कुल हम सब यहाँ पे इसको एंजॉय करेंगे और दर्शकों से भी यही कहूँगा CNBC आवाज़ देखते रहिए, आपको पल पल के अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। बिल्कुल CNBC आवाज़ देखते रहिए, पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। और लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया और मिलता हूं आपसे बहुत जल्द अयोध्या में। थैंक यू सो मच। चलिए मीनवाइल अनुज एक बार टाटा कॉम के स्टॉक को मैं वही देख रहा था 2.5% एकदम से उसमें मूव आया और अब 2.5% ऊपर भाजता। ये ऐसा ही स्टॉक है, एक बार चलना शुरू होता है तो इसी तरीके से चलता है। ये एक बताओ मैं आपको, मुझे ना ये मार्केट अच्छी लगती है जहाँ पर अगर आप ढंग की अर्निंग्स ला रहे हैं तो आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं, तुरंत रिवॉर्ड, और अगर आप खराब अर्निंग्स ला रहे हैं तो आपको पनिश कर रहे हैं। मुझे ऐसी मार्केट बिल्कुल पसंद नहीं है जहाँ पर या तो आप खराब नंबर पर भी स्टॉक चले जाते हैं या अच्छे नंबर पर भी स्टॉक नहीं चलते हैं। असली मार्केट ये होती है जहाँ पर थोड़ा डर भी हो, थोड़ा सा ग्रीड भी हो, थोड़ा सा लॉजिकल मूव्स भी आ रहे हो और थोड़ा सा हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आए, लोअर लेवल पे बाइंग आए। ये होती है मार्केट। ये नहीं कि वन में बस चलती रहे मार्केट। ऐसी मार्केट का कोई मतलब नहीं है। मार्केट ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर थोड़ा सा एक लॉजिक के साथ आप एक्सप्लेन तो कर सकते हैं कि भाई इसलिए स्टॉक चल रहा है या इसलिए स्टॉक नहीं चल रहा है। इनफैक्ट कुछ और डिटेल्स मैं आपको दे देती हूँ कि क्या पढ़ा है मार्केट ने। पहले तो हम आपको बता रहे थे कि प्रॉफिट में दबाव आया है, सिर्फ 45 करोड़ के आसपास वो प्रॉफिट देखने को मिला है, क्योंकि वहाँ पर एक मुश्त घाटा था 185 करोड़ के आसपास का, तो उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। लेकिन उसके बियॉन्ड अगर आप देखिए EBITDA 1015 करोड़ से बढ़कर ये 1135 करोड़ पर आया है। मार्जिन्स 20.8% से घटे हैं लेकिन 20.9% पर आए हैं, यानी कि बहुत मिनिस्क्यूल वो हल्का प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। और आय पर अगर आप गौर करेंगे तो 4872 करोड़ से बढ़कर 5633 करोड़ पर आ चुकी है। तो नंबर्स वैसे काफी अच्छे हैं, बारिंग दैट वन टाइम लॉस, जो एक्सेप्शनल लॉस है उसको हटाकर देखेंगे तो बहुत ही जोरदार दरअसल कंपनी का परफॉर्मेंस, इसीलिए मार्केट उसको कर रहा है रिवॉर्ड। 1755 के लेवल्स इस समय आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। चलिए अब चार का चौका की तरफ बढ़ते हैं। हमारे जानकार एकदम ट्रेड्स लेकर तैयार बैठे हैं, जानेंगे उनसे कि कौन सा दरअसल ट्रेड इस समय लिया जाए।
पहला ट्रेड आएगा सस्ता ऑप्शन शिल्पा की तरफ से। एफएनओ सुपरस्टार रचना से जानेंगे, जतिन गेड़िया देंगे चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा के लिए आशीष जी तो हैं ही। शिल्पा जी बताइए सस्ता ऑप्शन। जी हर्षदा जी, मेरा सस्ता ऑप्शन है गोदरेज सीपी पे। गोदरेज सीपी अभी 1100 के ऊपर वापस सस्टेन कर रहा है, अगेन पॉजिटिव फॉर द स्टॉक। यहाँ पे मुझे लगता है 1145 से 1160 आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। तो 1120 का जो कॉल ऑप्शन है, जो रफली अभी 13 रुपये में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। मुझे लगता है यहाँ पे आप 7 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। टारगेट्स ऑफ 19, 24 से लेकर 28 के भी आपको आने वाले दिनों में दिखने चाहिए। ओके, चलिए, तो ये हो गई गोदरेज कंज्यूमर पर शिल्पा जी की कॉल। रचना जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार क्या रहेगा? जी, मेरी तरफ से एफएनओ सुपरस्टार रिलायंस रहेगा और रिलायंस के रिजल्ट्स भी ड्यू है और फिर भी वो यूजुअली मार्केट के बाद आता है, तो वी हैव इनफ टाइम टू प्ले दिस। तो ये एज ए डिस्क्लोजर हमारे क्लाइंट्स के पास भी है ये। और यहाँ पे मेरे हिसाब से एक रैली होनी चाहिए बिफोर द डे एंड्स टुमारो। तो उस हिसाब से यहाँ पे एक 245 250 का लेवल, 2745 से लेके 2750 तक का लेवल आज के ही दिन में आ सकता है। और अगर कल के दिन का भी नजरिया है किसी का, तो 2760 भी हमें दिख सकता है यहाँ पे फ्यूचर्स के हिसाब से। डाउन साइड पे मेरा एसएल रहेगा 2725 पे। ओके, तो 2760 की तैयारी ये स्टॉक कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो ध्यान रहे, जो चैनल आप देख रहे हैं नेटवर्क 18 का हिस्सा, नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन आरआईएल के हाथ में है। ये रचना का इंडिपेंडेंट व्यू है, आप चाहें तो किसी और से भी व्यू ले सकते हैं रिलायंस में कोई ट्रेड लेने से पहले। जतिन जी, आपकी बारी, बताइए चार्ट का चमत्कार। देखिए, मेरा जो बाई साइड का ट्रेड होगा वो एमसीएक्स पे होगा। तो एमसीएक्स में हमने देखा है कि पिछले 4-5 हफ्तों से एक कंसोलिडेशन हो रहा है। वो कंसोलिडेशन के कारण वो अपने क्रूशियल सपोर्ट यानी पे 40 डे के एवरेज के ऊपर आके उसने एक बाइंग इंटरेस्ट फिर से दिखा है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो कंसोलिडेशन का फेज था वो कंप्लीट हो गया है और अभी नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव स्टार्ट हो सकता है, जो ये स्टॉक को अराउंड 3350 3400 तक लेके जा सकता है। तो एमसीएक्स में हमारी बाई की सलाह रहेगी। हम स्टॉप लॉस इसमें 3100 का लगाएंगे फॉर टारगेट ऑफ 3350 और 3400। ओके, चलिए आशीष जी, मिड कैप फंडा क्या पिक करेंगे आप? तो अनुज, मैं जाना चाहूंगा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के साथ, जहां पे मेरा व्यू है और डिस्क्लेमर रहेगा कि स्टॉक हम पोर्टफोलियो में भी ओन करते हैं। मेरे हिसाब से पहले तो टेक्निकल बात करूं तो ये स्टॉक पे बहुत ही अच्छा एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट 860 850 की ट्रेजेक्टरी में बना है और ये सपोर्ट होल्ड करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक 4 डिजिट में एंटर होगा और कहीं ना कहीं 1100 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। अब जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो डिफेंस में तो बड़ी अपॉर्चुनिटी, पर खास तौर पर नेवल जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। 3,82,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी साइज हमें पूरे नेवल सेगमेंट में देखने को नजर आ रही है। उसके अंदर में हमने 2 हफ्ते पहले आपके चैनल पर कोचिन शिपयार्ड की बात की थी, जहां पर एक बहुत ही अच्छे अपमूव्स हमें देखने को मिले, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक वहां पर भी है। और सेम चीज गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के अंदर में, जहां पर पे हमारा जो मार्केट कैप है वो करीब करीब 10,000 करोड़ का है। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी भी करीब 15 और 20% के आसपास देखने को मिलती है। प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 74% है और जो टॉप लाइन है उसके सामने में ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 8 से 9 टाइम्स की है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा प्राइस परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं अब गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के स्टॉक में भी देखने को नजर आ सकता है। और क्योंकि स्टॉक पिछले 5-6 हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा है, तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल करंट लेवल्स पर देखने को नजर आ सकता है। चलिए, अब चारों के चारों ट्रेड्स अब आपके लिए मैं रिकैप करने जा रहा हूँ। सस्ता ऑप्शन हमने लिया शिल्पा जी से गोदरेज सीपी। यहाँ पर आपको लेना है 1120 का कॉल ऑप्शन, 1385 पर इस समय 7 रुपये का स्टॉप, 19, 24, 28 के टारगेट। रचना जी ने पिक किया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और ये देखिए इस समय 2725 के स्टॉप लॉस, 2750 2760 के टारगेट्स रहेंगे यहाँ पर। एक्चुअली मूव आया रिलायंस में एकदम से, तभी मार्केट संभला। उसके बाद जतिन गेड़िया ने पिक किया एमसीएक्स का फ्यूचर, 3100 के स्टॉप, 3400 के टारगेट। और आशीष चतुर्मुदा की पिक है गार्डन रिच शिप बिल्डिंग, यहाँ पर आपको लेना है एक बाय ट्रेड। हर्षदा, वो जो मैं बात कह रहा था ना OFSS की, अब मैं आपको बताता हूँ। हमें उस ऑप्शन की बात की थी 600 रुपये पे,
कि 600 के आपने अगर उसको भी चेज़ किया होता तो पैसा बनता। अब वो ऑप्शन आ गया 800 रुपये पे। मैं बात कर रहा हूँ 5800 के कॉल ऑप्शन की, क्योंकि उसके ऊपर का कॉल ऑप्शन है नहीं। वो NSE उतनी स्ट्राइक रखता है ना, और किसी को नहीं पता था कि इतना भागेगा। और अब देखिए वो 30% सर्किट पे जाने को तैयार है। 30% सर्किट ये होता है, मतलब आप हमने शुरुआत की थी तब 20% ऊपर था, मतलब 10% ऐड हो गए। अब ऑब्वियसली आप उस समय अगर फ्रीज में तो फ्यूचर में नहीं ले पाएंगे, वैसे तो खैर उसके बाद तो फ्यूचर में भी ओपन हुआ था, लेकिन ऑप्शंस में तो लेने का हमेशा था ही आपके पास ऑप्शन। और आप देखिए 780 रुपीज़ 800 रुपीज़ के करीब करीब वो ऑप्शन पहुंच गया है Oracle फाइनेंशियल का। जोरदार तेजी, नियरली 30% का अपसाइड आ चुका है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। आपके पास है क्या वो 5800 वाला कॉल ऑप्शन? डायरेक्टर साहब एक बार अच्छा दिखा दीजिए। है नहीं, लेकिन वही अवेलेबल था और उसी में सबसे ज़्यादा अब एक्टिविटी बनती हुई दिखाई देगी। कल तक दूसरा ऑप्शन आ जाएगा? कल तक आ जाएंगे, वो कल इंट्रोड्यूस हो जाते हैं वो, क्योंकि स्ट्राइक कल 7000 तक के ऑप्शन इंट्रोड्यूस हो जाएंगे यहाँ पर। तो इसके लिए वैसे एक्चुअली इसमें ना होना चाहिए, एक ऑप्शन होना चाहिए, NSE को देना चाहिए ये, कि एक 12 बजे के करीब एक कॉल लिया जाए कि अब अगर स्ट्राइक से इतना ऊपर, मतलब लास्ट अवेलेबल स्ट्राइक से इतना ऊपर है तो इंट्रोड्यूस की जाए। हाँ। वो बंद इसलिए की जाती हैं, देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी आप बंद नहीं कर सकते। इंडिविजुअल स्टॉक्स में इसलिए बंद की जाती है कि उनका मिसयूज़ होता है। बहुत ज़्यादा ऊपर की जो कॉल्स वगैरह होती है ना, उनका फेक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करने में 5-5 पैसे में मिसयूज़ होता है, इसके लिए वो नहीं होती है। लेकिन एक बार अगर मूव आ जाए उसके बाद आपको लाइव मार्केट में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए कि आप लाइव मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दें। कल आ जाएंगी हायर लेवल की स्ट्राइक्स, कल उस पर नजर रहेंगे और कल उसे फिर रिविजिट किया जाएगा क्योंकि एक्शन है। अच्छा, निफ्टी बैंक अब सिर्फ 380 पॉइंट नीचे रह गया। मिड कैप इंडेक्स दिखाइए, चार्ट लेकर आइएगा प्लीज, क्योंकि उधर आप गौर करिएगा आज सुबह में क्या बुरे हाल थे और वहां से क्या शार्प रिकवरी देखने को मिली है। आज अच्छा खासा टूटा था इनफैक्ट इंडेक्स 45,860 तक का लो, और वहां से अब आप देखिएगा 47,057 के ऊपर निकलता हुआ अब सिर्फ 94 अंकों की ही गिरावट रह गई है। तो एक दिन भी आप कहेंगे कि वो मंदी जो है टिकी नहीं स्क्रीन पर। आज के आज ही 1200 पॉइंट की रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। इट्स जस्ट अमेजिंग कि किस तरह से घुमाए। देखिए क्या है ना हर्षदा, सारा मामला है वैल्यूएशन वर्सेस लिक्विडिटी का। मिड कैप बहुत महंगे हैं, 42% के प्रीमियम पे चल रहे हैं जो मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से, लेकिन पैसा इतना है ना, कल भी DII ने 4000 करोड़ झोंका, और रिटेल का HNI का तो पैसा है ही यहाँ पर। नियर टर्म में आप पैसे से नहीं लड़ सकते, ये रैली उसकी वजह से आ रही है, हर लोअर लेवल पर बाइंग आती है यहाँ पर। लेकिन मैं थोड़ा कॉशियस हूँ, अभी भी मैं कहूँगा कि मिड कैप में मैं अभी थोड़ा कॉशियस हूँ। चल रहे हैं स्टॉक, अच्छी बात है, लेकिन ये रैली में फिर कह रहा हूँ थोड़ा यूज़ करिए, इसमें धीरे धीरे मोमेंटम वाले शेयरों से एटलीस्ट अपना पैसा बुक करने के लिए कोशिश करिए, कोई बुराई नहीं है। थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत इस समय है। अच्छा, अब HUL के नंबर्स की बातचीत कर ली जाए, कंसिडरिंग कल वो नतीजे आएंगे। सुमित, क्या एक्सपेक्ट किया जाए कंसिडरिंग ये अपना रूरल एरिया में अभी भी स्थिति ठंडी है, अर्बन एरिया स्पेंड्स अच्छे हैं, ये सब हमने वो अपडेट में सुना है, लेकिन कुछ चीज़ जो जहन में रखनी चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में एक वॉल्यूम का नंबर सरप्राइज हो सकता है, क्योंकि अब तक एशियन पेंट के नंबर में किसी ने अनुमान लगाया नहीं था कि एशियन पेंट का नंबर अपर एंड जो हमने अनुमान लगाया हुआ था उसको मीट कर जाएगा या उससे 1-8% ऊपर ही आ जाएगा। 11 से 13% का अनुमान था, 13% का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में जो अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्जिन डोमेस्टिक फ्रंट पे 2% के आसपास का नंबर रहेगा और क्यू ऑन क्यू फ्लैट रहेगा। पहले कुछ प्राइमा फेसी आंकड़े जो है सेल्स फ्रंट पे थोड़ी सी बढ़त रहने का अनुमान है, 15,228 करोड़ के सामने। मार्जिन करीब 23% फ्लैट रहेंगे। एबिटा भी 3500 करोड़ रुपए की रेंज में रहेगा, 1.25% की बढ़त। YOY बेसिस पे फ्लैट साइड पर नंबर और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी फ्लैट साइड पर नंबर HUL के बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। लेकिन जो कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ है वो YOY बेसिस पर 2% आएगी। पिछले साल इस तिमाही में 5% थी, इस बारी 2%, पिछली तिमाही में 2% थी, इस बारी फिर 2% आने का अनुमान है। तो इसीलिए सब अनुमान लग रहा है कि शायद क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी फ्लैट साइड पर नंबर रहेंगे। 2-3 चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, इन्होंने सोप सेगमेंट के अंदर प्राइस में कटौती की थी, तो वो वॉल्यूम को थोड़ा सा सपोर्ट जरूर दे सकता है, हालांकि रियलाइजेशन थोड़े से वहां पर एक इंपैक्ट करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। दूसरा, जो इनका फूड एंड बेवरेजेस स्पेस है वहां पर थोड़ी सी वीकनेस रह सकती है। वहां पर एक जो इन्फ्लेशन था कॉफ़ी के प्राइसेस का, वो थोड़ा इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी के ओवरऑल कॉफ़ी के मार्जिन को लेकर भी। लेकिन ओवरऑल
जो सिचुएशन है वो कैसी है, सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर की कमेंट्री कैसी है, और जो नए प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के लिए वो कैसे कामकाज कर रहे हैं। अब तक बाजार में 2-3 एनालिस्ट रिपोर्ट जो देखी है, सबका ये मानना है कि थोड़े सबड्यूड साइड पे या फ्लैट साइड पे नंबर रहेंगे, इसलिए शायद स्टॉक ने भी ऐसा रिएक्शन को दिया नहीं है, विद टाइम में फ्लैट ही चल रहा है। सो इस लिहाज से भी आप एचयूएल पर नजर रखेंगे। तो ये एचयूएल, सुमित बने रहिए, एचयूएल पर एक पर्सपेक्टिव ले ही लेते हैं कि ट्रेड क्या नंबर से पहले कुछ लिया जाए या नहीं। जतिन, कैसे एनालाइज कर रहे हैं आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को? आज 0.5% हल्का सा नीचे है। देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर जो मैं बात करूं तो बहुत समय से ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है बिटवीन 2750 और 2400। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये रेंज बाउंड जो एक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक ऊपर में 2700 ब्रीच नहीं कर जाता या तो 2400 नीचे में ब्रीच नहीं कर जाता। तो मेरे को लगता है कि रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा। अगर जो रिजल्ट में किसको ट्रेड लेना है तो मैं एक लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेने की सजेशन दूंगा। मेरे को लगता है कि 2640 तक एक बाउंस बैक आ सकता है और इसमें हम स्टॉप लॉस 2520 का रखने का सजेशन देंगे। 40 तक एक अपॉर्चुनिटी रह सकती है। स्टॉक वैसे आप देखिएगा पिछले 6-8 महीनों में अंडर परफॉर्मर रहा है, ज्यादा कुछ किया नहीं, वहीं का वहीं पड़ा है। अब देखते हैं Q3 नंबर्स में कुछ नया आता है तो बात बनेगी। अच्छा, बात अल्ट्राटेक की भी कर लेते हैं, क्योंकि सीमेंट एक पॉकेट है जहां पर हमने देखा है काफी डिसेंट रन देखने को मिला है। क्या एक्सपेक्ट करें इससे सुमित? देखिए, अल्ट्राटेक यहाँ पर कैपेसिटीज एडिशन के लेकर जितना कंपनी कामकाज कर रही है वो देखने को भी मिला है। उन्होंने 2 एक्वाजिशन भी किए थे, लेकिन रेवेन्यू फ्रंट पे आमतौर पे देखा गया है कि Q3 होता है वो नंबर थोड़ा बेटर रहता है, और क्योंकि एशियन पेंट का सपोर्ट आया है तो एशियन पेंट से आप इसको सरोकार ले सकते हैं। पेंट और सीमेंट ऑलमोस्ट इन टेंडन ही चलते हैं। 16,000 साढ़े 16,000 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज रहेंगे। EBITDA 3200 करोड़ रुपए इस तिमाही में रहने का अनुमान है। 37% की बढ़त रहेगी। मार्जिन 15% से सीधे एक्सपैंड करके 19-19% इस तिमाही में आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। तो वाई बेसिस पे एक अच्छे नंबर की उम्मीद आप यहाँ लगाएंगे। फेस्टिव डिमांड को लेकर थोड़ी सी जो लेबर को शॉर्टेज होता है वो कंपनी के लिए कामकाज करेगी। इस बार प्रेशर थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग NCR मार्केट, एक स्ट्रॉन्ग दिल्ली मार्केट जो कंस्ट्रक्शन के नंबर्स हमने देखी भी है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन वहाँ पर भी है, तो उसका एक इम्पैक्ट रहेगा। दूसरा, साउथ में बारिश एक्सटेंड हुई है, स्पेशली तमिलनाडु एरियाज़ में, कर्नाटका एरियाज़ में, वो कंपनी के लिए थोड़ा बहुत हिट कर सकता है। लेकिन जो ओवरऑल इलेक्शन की ग्रोथ है या बाकी चीज़ें हैं वो भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि रियलाइजेशन बेटर रहेंगे क्योंकि प्राइस थोड़े सपोर्टिव रहे हैं, इनपुट कॉस्ट थोड़ी ईज आउट रही है तो मार्जिन को हेल्प मिलेगा। लेकिन ओवरऑल कंपनी की गोइंग फॉरवर्ड क्या इम्पैक्ट रहता है, क्या पूरा फेस्टिव का इम्पैक्ट आ चुका है Q3 में या कुछ और पेंडिंग है, ये पार्ट को एक बार नजर रखना होगा। दूसरा, कंपनी की नई कैपेसिटी एडिशन। तीसरा, जो रीसेंट एक्विजिशन है उसका इम्पैक्ट कंपनी की बैलेंस शीट पे किस तरह का होगा और उनसे कैपेसिटी को कितना बेनिफिट मिलेगा, ये पार्ट कमेंट्री में क्रूशियल रहेगा। तो इन पार्ट को आप नजर रखेंगे। ये है अल्ट्राटेक सीमेंट। लगे हाथ सुमित, RBL बैंक से क्या एक्सपेक्ट करें? हाँ, RBL बैंक ये एक क्रूशियल नंबर रहेगा। हालांकि वाई बेसिस पे बाजार जो है वो अनुमान लगाकर चल रहा है कि नंबर थोड़े बेटर साइड पे रहेंगे। जो एक मोतीलाल ओसवाल का पोल है 1521 करोड़ रुपए के आसपास के NII की उम्मीद लगा रहा है। मुनाफे में 51% का एक जंप, लो बेस का बड़ा बेनिफिट यहाँ मिलेगा। 316 करोड़ रुपए का मुनाफा आने का अनुमान है। डिपॉजिट ग्रोथ 15% जो कि पिछली बार 11% थी। लोन ग्रोथ 19.5% जो कि पिछली बार करीब 15% के आसपास थी। ग्रॉस NPA 3%, 3.1% लास्ट क्वार्टर में थे। नेट NPA फ्लैट 0.8% के आसपास नेट NPA रहने का अनुमान है। तो हर पैरामीटर में आपको नंबर बेटर दिखेंगे YoY Q-on-Q दोनों बेसिस पर। प्रोविजनिंग थोड़ी सी कम, जिसका एक इंपैक्ट रहेगा। हालांकि HDFC बैंक ने प्रोविजनिंग बहुत बढ़ा दी और वैसे भी बैंक्स में HDFC बैंक ने पूरे ही सिस्टम के नंबर्स को वीक साइड पे सेंड कर दिया, तो इसीलिए अगर कोई भी इंप्रूवमेंट आता तो शायद बाजार इसको थम्स अप देगा। एसेट क्वालिटी बेटर रहेगी, लोन ग्रोथ में अच्छा नंबर रहेगा। मार्जिन पे नजर रखनी होगी किस तरह के हैं, क्योंकि बेलवेदर HDFC बैंक की मार्जिन श्रिंक हुए थे, तो इनके मार्जिन कैसे रहते हैं इस पर नजर रखी जाएगी। लेकिन अदरवाइज स्ट्रीट एस्टिमेट लगा रहा है कि बेटर साइड पे नंबर रहेंगे RBL बैंक के। ओके, बेटर साइड पे नंबर रहेंगे RBL बैंक के। सुमित शुक्रिया। देखिए, मार्केट में वॉलेटिलिटी है कई स्टॉक्स में। इंडिया मार्ट एक बार वापस लेकर आइए, फिर गिर गया इंडिया मार्ट, क्योंकि इस बार अब जो नंबर ऑफ पेइंग कस्टमर्स आया वो काफ़ी कम आया वर्सेस पिछले क्वार्टर। तो इसके लिए ये स्टॉक अब वापस हाई पे गया, क्योंकि नंबर्स में वो कन्फ्यूजन था। हाई पे गया, उसके बाद वहाँ से फिर स्लिप कर गया और अभी डे लो पर आ गया। लेकिन अब बात करते हैं मार्केट्स की, और ये जो रिसेंटली मूव्स आए हैं इसके बाद आपको करना क्या है
कैपिटल माइंड के फाउंडर एंड सीईओ दीपक शेनॉय हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। मेरे ख्याल से आज आपके लिए बहुत आसान होगा मेरा पहला क्वेश्चन गेस करना। HDFC बैंक में क्या जो मार्केट का रिएक्शन था वो वारंटेड था, और इन लेवल्स पर आप क्या करेंगे? तो नमस्ते अनुज जी। इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि मैं उतना अच्छा एनालिस्ट नहीं हूँ HDFC बैंक का, लेकिन क्योंकि लोग बहुत सारे नंबर्स देखते हैं। मेरे हिसाब से कुछ जो चीजें आई हैं अभी, जैसे कि उन्होंने बोला कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हुआ है, वो तो होना ही था, क्योंकि HDFC बैंक जो है वो पर्सनल लोन देती है, क्रेडिट कार्ड वाले लोन देती है, और फिर कार वाले लोन देती है। इनमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हाई होता है, तो जो लेंडिंग इंटरेस्ट रेट है काफी हाई है। HDFC जिसके साथ उनका मर्जर हुआ है, HDFC हाउसिंग लोन देता है, और हाउसिंग लोन सबसे चीप वाला लोन होता है, सबसे लो इंटरेस्ट रेट वाला लोन होता है। तो एक तरह से आपका, अगर आप हाई इंटरेस्ट वाले रेट वाले बैंक को आप लो इंटरेस्ट रेट वाले HDFC से मर्ज करेंगे, तो ब्लेंडेड इंटरेस्ट रेट आपका कम ही होगा जो आप रिसीव कर रहे हो, और जो आप पे कर रहे हो, जैसे डिपॉजिट्स के लिए आप पे करते हो, HDFC बैंक जो पे करता था बहुत कम था। उनका जो कासा रेशियो था 40% से ज्यादा था, और उसकी वजह से उनको काफी चीप डिपॉजिट्स मिलते थे। HDFC बॉन्ड मार्केट से बोरो करता था, उनका कॉस्ट ज्यादा था। तो अगर आपका कॉस्ट, ब्लेंडेड कॉस्ट ज्यादा हो जाता है, ब्लेंडेड इंटरेस्ट रेट जो आप कमाते हो वो कम हो जाता है, तो ऑब्वियसली मार्जिन श्रिंक होंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम था कि बैंक, शायद एनालिस्ट को ये लगा कि ये सिर्फ एक क्वार्टर के लिए होगा कि कम होगा। मुझे लग रहा है ये 3-4 साल तक कम रहेगा, क्योंकि जब तक ये लोग ये जो इंटरेस्ट रेट मिक्स है बोथ ऑन द लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड, ये ठीक नहीं हो जाता, तब तक इंटरेस्ट रेट मार्जिन कम रहेगा ही। शायद एक तरह से मार्केट शायद ओवर रिएक्ट भी कर गया है थोड़ा सा। वो तो मार्केट ओवर रिएक्ट ऊपर की तरफ भी करता है और नीचे की तरफ भी करता है, पर बैंक में कोई खराबी नहीं है, बस वैल्यूएशन में शायद खराबी थी और वो थोड़ा सा करेक्ट हो गया, तो इट्स एट अ डिसेंट स्टेज राइट नाउ। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आंख बंद करके खरीद लो। मार्केट में बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ से और कम भी गिर सकता है। आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो बुक वैल्यू से कम पे मिलते हैं, ये बैंक तो फिर भी 3 गुना है बुक वैल्यू का अभी भी। तो शायद कुछ और करेक्शन मिले और तब आप लें। इंडिया मार्ट ट्रैक करते हैं क्या दीपक? कब देखते ही देखते स्टॉक 6% नीचे आ गया है, क्योंकि नेट सब्सक्राइबर एडिशन खासा घटा है। आई एम नॉट श्योर इफ यू ट्रैक इट एक्टिवली, लेकिन 11% की गिरावट देखने को मिली है इनके नेट सब्सक्राइबर एडिशन में, which is a large number. Yes, हर्षद, एक्चुअली ये तो ऑफ कोर्स रिलेटिवली न्यू एज वाला स्टॉक है, तो हम एक तरह से हम इनके वी वर इन्वेस्टर्स इन द कंपनी अ व्हाइल बैक, लेकिन कोविड में इनका काफी बम्प हो गया था, क्योंकि लोग जो हैं, आप इंडिया मार्ट को देखें तो जैसे आप रियल एस्टेट में आप अगर हाउस के इंटीरियर्स कर रहे हो, तो आपका मैक्सिमम जब आप सर्च कर रहे हो किसी चीज के लिए भी, आप सिंक्स, टैप्स, फर्निशिंग्स, तो आपको इंडिया मार्ट के लिंक्स मिलेंगे, और इंडिया मार्ट से फिर आप आप डीलर्स को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। कोविड में क्या हुआ था कि लोग ऑफलाइन जो कॉन्फ्रेंसेस में B2B होता था, या फिर दूसरे जगह में जहाँ पे आप दुकान में जाके देख सकते थे, वो थोड़ा सा बंद हो गया था, तो लोग ऑनलाइन ज्यादा यूज करने लग गए थे, और जो वेंडर्स थे उनके सब्सक्राइबर्स, वो उन्होंने सब्सक्रिप्शंस ले ली थी, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था कस्टमर्स को रीच करने का। जैसे जैसे कोविड निकलता गया, आई थिंक लोगों ने अपनी दुकानें वापस ओपन कर दी और उनका खर्चा वहां चला गया, तो थोड़ा सा मेंबरशिप एडजस्टमेंट होना ही था। आई थिंक अगेन मार्केट रिएक्शन मैंने देखा नहीं अभी कि आई थिंक 6% तो काफी बिग हिट है, लेकिन ऐसा आई थिंक मार्केट्स ऑलवेज रिएक्ट लाइक दिस। लेकिन बिजनेस इज गुड, आई थिंक द प्रोमोटर्स आर आल्सो वेरी गुड। आई एम लिटिल बायस्ड क्योंकि हम उनको थोड़ा सा जानते हैं, लेकिन ये भी है कि इस बिजनेस में आपको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। 5-10 साल बाद क्या बिजनेस ज्यादा ऑनलाइन ही चलेगा वर्सेस ऑफलाइन, और मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन ही चलेगा बहुत ज्यादा, और ये इट्स वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स स्टैंडिंग इन दिस स्पेस। पॉलीकैब के नंबर्स आए, नंबर्स इनलाइन है, अभी तक 416 करोड़ का प्रॉफिट है, एस्टिमेट करीब 434 करोड़ का था, तो ऑलमोस्ट इनलाइन है। ईयर ऑन ईयर 361 करोड़ से ये नंबर बढ़ा है, तो ये पहला नंबर इस समय पॉलीकैब का।
और बाकी नंबर्स का वेट करते हैं यहाँ पर। लेकिन दीपक, एक ऐसा स्टॉक जिसने बहुत पैसा बना के दिया लोगों का, आईपीओ से 10 बैगर बना, उसके बाद 25% की एक बड़ी फॉल, वो टैक्स वाले मामले को लेकर। इस डिक्लाइन में क्या आप बाय करेंगे या क्लैरिटी का वेट करेंगे जब तक ये वो इनकम टैक्स वाला मामला क्लियर नहीं हो जाता? तो अनुज, हमारे पास वो हमारे रिसर्च पोर्टफोलियोज में थे, ये पॉलीकैब वाज देयर, पर हमने ये कहा कि जब तक ये थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आता, 3-4 महीने लगेंगे इस इनकम टैक्स केस में क्लैरिटी आने के लिए, तब तक हम देन वी विल गेट आउट। तो हम लोग उसी दिन ही निकल गए थे, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके बाद से मार्केट हैज टेकन इट अप। लेकिन हमारा यूजली व्यू ये रहता है कि ऐसा जब होता है अब हम निकल जाएं। हमने तो 2 साल पहले इन्वेस्ट किया था, तो वहां से ही 150% का गेन है। लेकिन ये नहीं हो, ये भी नहीं है कि ये कंपनी इज, आई वांट टू से कि राइट ऑफ है या कुछ गलत है इसमें। हम वेट करेंगे कि जब तक ये इनकम टैक्स से फिर फाइनल ऑर्डर आ जाए, हमें पता लगे कि एक्चुअली इम्पैक्ट क्या है और किस तरह से कंपनी अब उसको मैनेज करेगी। उसके बाद हम शायद फिर आ जाएंगे। लेकिन जब तक अनसर्टेनिटी है, हमें भी थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा डर लगता है कि अच्छा कुछ और ना हो जाए। ठीक है, अगर थोड़े से प्रॉफिट्स गंवाने भी हों तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए फिर वी विल बी ऑलवेज बी हैप्पी टू इन्वेस्ट। इनफैक्ट कंपनी की तरफ से वो कमेंट्री का इंतजार रहेगा, स्पेशली इस मामले पर कंपनी और क्या बयान देती है, क्योंकि अब तक तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया और जो भी यहाँ पर जांच हो रही थी उसके साथ कोऑपरेट ही किया है। साथ ही वॉल्यूम के नंबर का इंतजार है। देखते हैं मार्जिन्स कितने और कंपनी इंप्रूव कर पाएगी, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी और आय के फ्रंट दोनों ही पे इजाफा जरूर देखने को मिला है। स्टॉक आपके सामने करीब 1.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ। तो कुछ और डिटेल आना देते हैं। 503 करोड़ से बढ़कर EBITDA इनका 569 करोड़ पर आ गया है। मार्जिन लास्ट क्वार्टर में लास्ट इसी क्वार्टर में करीब 13.6% था। हमारा अनुमान यही है कि उससे थोड़ा सा इंप्रूव करके ये 14% के करीब जाएंगे, 13.9%, लेकिन ये घटा है। इनफैक्ट मार्जिन होल्ड नहीं कर पाई है कंपनी, करीब 50 बेसिस पॉइंट का डिप, 13.1% के आसपास का मार्जिन कंपनी ने दिया। अब वो वॉल्यूम ग्रोथ आउटलुक का इंतजार रहेगा और इस क्वार्टर में कंपनी ने वॉल्यूम्स पे क्या डिलीवर किया है वो आपके लिए लेकर आएंगे। दीपक, एक और स्टॉक ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये तो एक सरप्राइज था, क्योंकि पहले लगा कि सब लोग क्या वाई नंबर देख के मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। हाँ, ये वैसे मैंने नंबर ज्यादा देखा नहीं है। इनफैक्ट अभी 15 मिनट पहले ही किसी ने मुझे बताया कि ये स्टॉक अभी ऊपर 30% के करीब आई थिंक ऊपर था, तो वी वर लुकिंग एट इट। मेरे पास अब ज्यादा कमेंट करने के लिए तो नहीं है, बट ये बहुत अच्छा स्टॉक हुआ करता था एक जमाने में, पर उसके बाद आई थिंक 4-5 साल इस स्टॉक ने कुछ नहीं किया। ये अच्छा कैश वाला स्टॉक है, मतलब कैश जनरेट बहुत अच्छा करती है, लेकिन ग्रोथ कुछ ज्यादा नहीं थी। इस बार आई थिंक ग्रोथ पहली बार देखने को मिला है बहुत देर बाद। आई थिंक दैट इज व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग। हमने भी पहले लिया था, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग है स्टॉक को होल्ड करना, क्योंकि ये मतलब वेरी ग्रोथ बहुत छोटा हुआ करता था, सिर्फ कैश था इसके पास बहुत ज्यादा। लेकिन अब मुझे लग रहा है शायद रिलेट होगा अगर ग्रोथ देखने को मिला है। आई एम सॉरी, आई डोंट हैव, मेरे पास ज्यादा डिटेल नहीं है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता अभी के लिए, बट एनालाइज करके थोड़ा सा और देखना पड़ेगा जरूर। ओके, देखिए 2013 में इसको ओरेकल ने एक्वायर किया था, तब इसका नाम आईफ्लेक्स था, और तब इसको एक्वायर किया गया था हजता 882 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। 2005 में एक्वायर हुआ था। तब तो खैर डॉलर पे भी 40 के करीब था, तो तब का 909 मिलियन मतलब। और अभी देखिए आप क्या प्राइस हो गई है यहाँ पर, लेकिन काफ़ी टाइम के अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये मूव आया। लेकिन दीपक, ओवरऑल आईटी पर अब क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि अब हमारे पास सारी लार्ज कैप आईटी कंपनीज के नंबर्स आ गए एक्सेप्ट टेक महिंद्रा, और 1-2 मिड कैप्स के भी नंबर्स आ गए। हाँ, अब एक्चुअली ये है कि आई थिंक आईटी का जो वो जो पीरियड था जिसमें उनके मार्जिन्स एक तो इंक्रीज हुए थे 2021 में, फिर डिक्रीज हुए थे 2022-23 में। अब थोड़ा सा मार्जिन नॉर्मलाइजेशन आने को आई मीन आई थिंक स्टार्ट हुआ है। बिग ऑर्डर जो बड़े ऑर्डर्स आने चाहिए थे, आई थिंक अभी थोड़े से धीरे धीरे ट्रिकल हो रहे हैं, कुछ ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है।
इनका जो इन सब ने आई थिंक एआई और बाकी सारे टेक्नोलॉजीज में आई थिंक उन्होंने काफी इन्वेस्ट भी किया हुआ है और ये कैश रिच है। मुझे ये लग रहा है कि आई थिंक आईटी शुड स्टार्ट डूइंग बेटर दिस ईयर। मेरे हिसाब से ये था कि जब कमेंट्री चेंज होगी ऑर्डर्स एंड बजट्स को देख के वो और यूएस इकोनॉमी को भी देख के आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि आई थिंक दिस ईयर बाय ईयर एंड आपका ऑर्डर फ्लो भी स्टार्ट हो जाएगा और आई थिंक एंड इट मे बी अ गुड टाइम। हमारे पास थोड़ा सा आईटी है, हम वही सोच रहे हैं कि आईटी को थोड़ा सा इंक्रीज करें। अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है कौन सी स्टॉक में करेंगे, लेकिन मिक्स ऑफ मिड कैप एंड लार्ज कैप आई थिंक दोनों होने चाहिए। दीपक, एक और पॉकेट जिस पर आपकी मैं राय लेना चाहूँगी, जिस तरह से मार्केट ने इनफैक्ट थोड़ी सी कंफर्ट ढूंढने की कोशिश की है। फार्मा कंपनी आप देखिए, सन हो, सिप्ला हो, डीवीज जैसे काउंटर्स में कुछ कुछ प्रोटेक्शन की तलाश हो रही है। अब ये मार्केट मेरे ख्याल में अब यहाँ से और वॉलेटाइल हो सकता है और रिएक्शंस फिर अर्निंग्स रिलेटेड ही आएंगे। कुछ सेफ्टी की गुंजाइश है इनमें, कुछ एक्सपोजर लेके या नहीं? हाँ, वैसे सेफ्टी तो अर्षदा जी कह नहीं सकते, सेफ्टी तो सिर्फ एफडी में होता है और वो भी कभी कभार नहीं होता है। लेकिन ये जरूर है कि इन स्टॉक्स, ये स्टॉक्स अभी काफी मतलब उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है इतना जितना लास्ट ईयर की रैली में बाकी स्टॉक्स ने किए थे। तो अब अगर आप मुझे बोलेंगे कि पीएसयू स्टॉक जो पहले लोग बोलते थे कि वो वहां पे आप थोड़ा सा मतलब वॉलेटिलिटी कम होता है, अब वो स्टॉक्स डबल ट्रिपल हो गए हैं लास्ट ईयर में, तो शायद वो उनके चांसेस घटने के ज्यादा हैं। बट फार्मा इन दैट कॉन्टेक्स्ट की जैसे क्योंकि उसने पार्टिसिपेट इतना नहीं किया तो शायद गिरने नहीं चाहिए उतने ज्यादा, उस तरह से थोड़े से बेटर होंगे। पर मैं यही कहूंगा कि डर से मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, यूजुअली पॉजिटिव होके ही करना चाहिए। फार्मा साइकिल चेंज हो रहा है थोड़ा धीरे से, आई थिंक स्लोली वी आर सीइंग सम अर्ली साइंस। अगेन एंड ऑफ ईयर पे जैसे वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट्स भी कम होना स्टार्ट हो जाएंगे आई थिंक बाय एंड ऑफ दिस ईयर। उस टाइम पे आई थिंक फार्मा स्टॉक्स वो अच्छा स्टार्ट करेंगी एंड यूएस इलेक्शंस के बाद ही मुझे लग रहा है। तो आई थिंक पोजीशन बनाने के लिए ये टाइम अच्छा है, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि इसमें सेफ्टी है। इसमें आई थिंक स्टॉक्स में कभी सेफ्टी देख के नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि घटेगी ना। स्टॉक्स में सेफ्टी देख के खैर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। और एक बार बस मैं एक स्टॉक देखूंगा, उसके बाद कल की तैयारी करेंगे, डीलिंग रूम चेक लेंगे और BTST कॉल्स। एक बार जी का इंटरडे लेकर आइए ज़रा, जी एंटरटेनमेंट का इंटरडे चार्ट देखिए। और मुझे ना थोड़ा सा हंसता कई बार गुस्सा आता है जब लोग व्हाट्सएप रूमर्स को ना मेन स्ट्रीम में ले आते हैं और मतलब मेन स्ट्रीम पे चला देते हैं। तो मतलब थोड़ा सा काफ़ी वॉलेटिलिटी है आज इस स्टॉक में इसकी वजह से। खैर एनीवे, अभी स्टॉक जो है वो डे हाई लगाकर फिर वापस कूल ऑफ होता हुआ। चलिए अब कल की तैयारी करते हैं, पहले डीलिंग रूम चेक लेते हैं। यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से दो स्टॉक्स पर नजर? गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक्स जो आज फोकस में है, रिजल्ट्स के बाद टाटा कॉम डीलर्स को लगता है कि यहाँ काफ़ी अच्छा मोमेंटम बन रहा है। रिजल्ट्स थर्ड क्वार्टर के बाद स्टॉक में अच्छा आपको स्पाइकअप दिख रहा है वॉल्यूम्स के साथ। डीलर्स को लगता है 1770 से लेकर 1780 तक के टारगेट्स यहाँ आ सकते हैं, इसलिए BTST का ट्रेड यहाँ ले सकते हैं और ओपन इंटरेस्ट भी लगभग 3% बढ़ा है। फ्रेश बाइंग आपको दिख रही है करंट सीरीज में। इसके अलावा कैनफिन होम्स रिजल्ट्स के पहले काफ़ी सारे HNIs यहाँ एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। यहाँ भी डीलर्स को लगता है कि 800-810 के टारगेट्स आने चाहिए, तो थोड़े बहुत पोजिशनल माइंडसेट से डीलर्स कैनफिन होम्स के शेयर्स में भी खरीदारी कर रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ रही है काउंटर में। स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट लगभग 2% घटा है। ओके, ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है कैनफिन होम्स में। यहाँ पर क्लियरली एक थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आपको आती हुई दिखाई दे रही है, तो ये स्टॉक आपके रेडार पर होना चाहिए। यहाँ पर डीलर्स बता रहे हैं कि BTST करके चलिए, तो आपको एक अच्छा मुनाफा यहाँ पर बनेगा। और टाटा कम्युनिकेशन में तो खैर ऑब्वियसली रिजल्ट के बाद से एक मूव है ही। चलिए BTST STBT कॉस्ट ले लेते हैं। अब गावा सर बताइए, बाय या सेल? बिल्कुल लगता है रिएक्शन आना चाहिए। पेट्रोनेट LNG अच्छा लग रहा है मुझे, ट्रेड कर रहा है 240, स्टॉप होगा 238। एक ब्रेकआउट मिला है यहाँ पर, पॉसिबल है कि टारगेट 250 तक जा सकते हैं कब तक। तो पेट्रोनेट LNG पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। LNG पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ये हो गई गावा सर की पिक। शिल्पा जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा?
जी मेरा BTST रहेगा जाइडस लाइफ में। फार्मा में मोमेंटम है तो मुझे लगता है जाइडस लाइफ फ्यूचर 708 709 के बीच अभी ट्रेड कर रहा है। 700 के स्टॉप लॉस से फॉर टारगेट्स ऑफ 725 टू 730। ओके, जाइडस लाइफ, ये हो गई शिल्पा जी की पिक इस समय की। रचना जी, आपका BTST ट्रेड क्या रहेगा? जी मेरी तरफ से TCS के फ्यूचर्स में लॉन्ग रहेगा और यहाँ पे हम 3860 के SL के साथ इसको अगर लॉन्ग करते हैं तो मेरा टारगेट रहेगा 3910। ये तो TCS यहाँ पर एक आपके लिए एक बाय ट्रेड रहेगा। मानस के पास चलते हैं। मानस, आप क्या कैरी करेंगे BTST या SCBT के लिए? तो देखिए लुपिन में खरीदारी करके जाएंगे क्योंकि कंसोलिडेशन जोन के अपर बैंड को स्टॉक ने ब्रीच किया है आज। आई थिंक यहाँ पर कल रैली कंटिन्यू हो सकती है, इसलिए 1404 ये फ्यूचर के स्टॉप लॉसेज हैं। 1404 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी और 1450 के टारगेट सेट करने हैं लुपिन के फ्यूचर में। ओके, लुपिन के फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करनी है। ये हो गई मानस की BTST ट्रेड। जतिन, आप बताइए, आप BTST या SCBT क्या ट्रेड कैरी करना चाहेंगे? जी मैं लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहूंगा। जो लॉन्ग साइड का ट्रेड होगा वो मेरा IGL में होगा। तो IGL में हमने देखा है कि 3-4 दिनों का एक कंसोलिडेशन ब्रेक करके ऊपर की तरफ एक फिर से अपमूव स्टार्ट हो रहा है। तो जो 450 455 तक जा सकता है। तो मैं 432 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करके चलना चाहूंगा। टारगेट 450 455 करें। ओके, चलिए BTST कॉल्स पूरी हुई। एक स्टॉक को रिविजिट करते हैं, उसके बाद हम अपनी स्ट्रैटेजी पर आएंगे। एक बार जरा टाटा कॉम को फिर रिविजिट कर लेते हैं। आप डे हाई पर ये स्टॉक मानस कैरी करें क्या इस ट्रेड को? अगर आप केवल BTST की तरह स्टॉक को लेके जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लेके जा सकते हैं, क्योंकि बस मैंने पहले मेंशन किया कि 1780 का लेवल एक बार ब्रीच हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1744 पे स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन को होल्ड करिए। अगर 1780 के ऊपर निकला तो 1830 1840 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। इंटरेस्टिंग मूव और अच्छा बड़ा मूव आ चुका है टाटा कॉम में नंबर्स के बाद 4% के गेंस। लेकिन बाजार की चाल अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज एक वॉलेटाइल सत्र था लेकिन लार्जली ट्रेड थोड़ा सा दबाव वाला। निफ्टी 50 रादर 111 पॉइंट नीचे, निफ्टी बैंक भी 350 पॉइंट नीचे रिकवरी आई तो मिड कैप्स में आई। अनुज, कंसिडरिंग डे लो से एक डिसेंट रिकवरी देखने को मिली है। इस क्लोज में अब फाइनल टेक क्या रहेगा? कंसिडरिंग एक्सपायरी में थोड़ा सा शेकआउट हुआ लेकिन रिकवरी भी डिसेंट। ये मैं एक चीज़ कहूँगा यहाँ पर हजदा कि एक लेग पूरी हुई है करेक्शन की। जो एक मार्केट में देखिए एक जो कॉन्ट्रा ट्रेंड ट्रेड्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी आपको समेटनी भी आनी चाहिए। आज का लो अब मेरे ख्याल से एक आपके लिए एक सैक्रोसैंक्ट है। एक करेक्शन का फेज पूरा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगा, अब आप शॉर्ट मत कैरी करिए, ठीक है? क्योंकि अब मार्केट को कल एक गैप डाउन के लिए मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है। 3 का फॉर्मूला होता है और 3 दिन की वीकनेस हो चुकी है मार्केट में। अब मुझे लग रहा है कल एक थोड़ी सी गैप अप भी पॉसिबल है, स्पेशल अगर खासतौर से यूएस में भी गिरावट आई थी। अगर यूएस में हल्की सी रिकवरी आ गई, कल हो सकता है एक बार के लिए गैप अप आ जाए, उसमें शायद आपको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले। तो देख लेते हैं मार्केट का एक्शन। और एक चीज़, मिड कैप का एक्शन एक्चुअली काफ़ी शानदार रहा है आज, कंसिडरिंग जो फर्स्ट आवर का मूव था उसके बाद से जिस तरीके से मिड कैप्स घूमे हैं, ये अपने आप में ऑलमोस्ट ग्रीन में बंद होने की तैयारी हो रही है मिड कैप इंडेक्स में यहाँ पर। तो अब आज का लो आपके लिए एक सैक्रोसैंक्ट है, लक्ष्मण रेखा है। उसके बाद इसको रिविजिट करेंगे, लेकिन एक लेग पूरा हुआ करेक्शन का। अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा व्यू अभी भी ये है कि मार्केट में एक करेक्शन की शुरुआत हुई है जो आपको 21,000 तक शायद ले जा सकती है निफ्टी पर। वो व्यू चेंज नहीं हुआ है मेरा, वो व्यू चेंज नहीं हुआ है। लेकिन हर चीज़ आपको लेवल पे करनी होती है। ये नहीं कि आप 21,285 पे फॉर एग्जांपल आज आपने बेच दिया होगा, वो सुसाइडल होगा, क्योंकि बीच बीच में बाउंसेस आएंगे। तो मार्केट में बाउंसेस आएंगे, हो सकता है 100-150 पॉइंट का बाउंस आ जाए, हो सकता है एक बार के लिए हम 21,600 रिविजिट कर लें, वहाँ पर फिर रिजेक्शन आए और वहाँ से मार्केट फिर एक बार दोबारा गिरे। ये पॉसिबल है एंटायरली। और एक बार के लिए हो सकता है मार्केट अपना 20 डेमा को रिक्लेम करने की भी कोशिश करे, जो करीब करीब 21,550 के आसपास है मेरे ख्याल से। वहाँ से फिर रिवर्सल आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसके लिए अभी कोई ट्रेड ना कैरी करें, शॉर्ट तो खासतौर से बिल्कुल ना कैरी करें। 2 दिन से हम शॉर्ट पोजीशन की बात करें, आज मैं कहूँगा कि शॉर्ट ना कैरी करें और पैसा बनाया होगा शॉर्ट में अच्छा, उसको घर ले जाएं। तो
ये फिलहाल शॉर्ट का ट्रेड कैरी ना करें, जो भी पैसा बना है बुक करें और कल फिर फ्रेश ओपिनियन आपके लिए लेकर आएंगे कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स उस बात के मद्देनज़र कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या उभर कर आएगा। आज कुछ और डेटा पॉइंट्स यूएस से आने वाले हैं। अच्छा, बाय द वे एक बार नज़र डाल लूँ मैं कि फ्यूचर्स क्या इशारा कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स फ्लैट है, ज़्यादा कुछ नहीं। डाउ तो इनफैक्ट 11 पॉइंट नीचे। नैस्डैक में तेज़ी की इशारा है। तो एक पुल बैक 3 दिन की लगातार गिरावट के बाद अमेरिकी बाजार आज शाम को कर ज़रूर रहे हैं। एक सवाल है मेरा, अब एक लक्ष्मण जी ने खबर भेजी है हर्षदा कि 22 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं वो आधे दिन के लिए बंद रहेंगे, ठीक है ना, और हाफ अ डे तक बंद रहेंगे, 2:30 बजे तक। हाफ डे टिल 2:30 बजे, तो उसके बाद दिन कितना बचा? उसके बाद दिन कितना बचा? हाँ, और अगर एक्सचेंजेस बंद हो गए 2:30 बजे तक तो फिर शाम को ट्रेडिंग होगी? नहीं, तो हमने तो कॉम्पनसेट कर लिया ना सैटरडे को ट्रेड हाँ, करके। तो सैटरडे को हम क्योंकि ट्रेड कर रहे हैं ऑलरेडी, तो क्या फिर मंडे को छुट्टी दें? फिर ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट मैं मतलब इंटरेस्टिंग होगा फिर कि सैटरडे को एक बार फिर से फोन लगा के हाँ बात कर लेते पूछना पड़ेगा चौहान जी से कि, और बीएससी से भी, हाँ दोनों से पूछना पड़ेगा कि क्या आप भी छुट्टी के मूड में हैं क्या उस दिन 22 तारीख को। गाबा सर, होनी चाहिए छुट्टी वैसे 22 तारीख को। 500 साल में पहली बार कुछ हो रहा है। इतना बड़ा, इट्स अ बिगर देन दिवाली। दिवाली नहीं, दिवाली से बड़ी दिवाली। हाँ। आज छुट्टी नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी उस दिन? और हाफ डे, उसके बाद 1 घंटे का मॉरल ट्रेडिंग। मैं तो सबको बोलता ट्रेड करना ही नहीं चाहिए उस दिन, चाहे खुला हो। एक रिवॉर्ड होना चाहिए इस बात का। गाबा सर बात करिए ना, आप तो कमेटी में भी हैं। मैं मैसेज भेज देता हूँ, बिल्कुल आज ही भेज देता हूँ। कल हमारी मीटिंग भी थी, लेकिन मैं आज पक्का भेज रहा हूँ इंस्टेंटली। आप मैसेज तो भेज दें, लेकिन आप फोन भी लगाकर बात कर लीजिए। ओके, कोशिश करता हूँ, है ना। थैंक यू गावा जी, हमारी आवाज उठाने के लिए। वैसे आशीष ने बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया, आजकल तो दिवाली पे छुट्टी नहीं मिल रही हमको। उसके अगले दिन आना पड़ रहा है, तो फिर क्या करें। खैर, लेकिन 22 जनवरी को हाफ डे है यहाँ पर सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए, जस्ट अबाउट 6 मिनट्स बचे हैं मार्केट क्लोज में। बैंक निफ्टी की ये क्लोज इतनी ख़राब नहीं है। अच्छा, टाटा कम्युनिकेशंस में शानदार मोमेंटम है, अब 5% ऊपर आ गया ये स्टॉक और रुकने को तैयार नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग, और नॉर्मली ऐसे मूव्स जब आते हैं तो अगले दिन उनमें मोमेंटम कंटिन्यू होता है। एक और स्टॉक जो आज सुबह हमारी स्पॉटलाइट में था, लुपिन। अब लुपिन बंद हो रहा है 52 वीक हाई पर, और शानदार मोमेंटम यहाँ पर। मानस, लुपिन क्या एक फ्रेश एक्सपेंशन के लिए तैयारी हो रही है यहाँ पर? तो देखिए, इसीलिए मैंने इसमें बीटीएसटी रिकमेंडेशन दिया है, क्योंकि अगर आप देखिए तो करीब 10 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल 1414 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की ही राय रहेगी, और 1450 1460 तक के भाव आपको शायद कल देखने को मिल सकते हैं लुपिन में। एक इंटरेस्टिंग ट्रेड वहाँ पर। वैसे जाते जाते एलएनटी पर भी नजर डालिएगा, क्योंकि 1% ऊपर आ गया। जाते जाते कुछ तेजी हुई है यहाँ पर। आईटीसी में भी कोशिश लोग कर रहे हैं कि पॉजिटिव क्लोज दिखा दे 465 के लेवल्स पर। शिल्पा जी, आईटीसी या एलएनटी कोई ट्रेड जो अब लिया जाए या कैरी किया जाए कल के लिए? एलएनटी थोड़ा अवॉइड करेंगे। आईटी से मुझे लगता है बेटर है। 460 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे आप लॉन्ग अटेम्प्ट लेना चाहिए। 474 से लेके 480 के बीच में इसके इमीडिएट टारगेट्स हैं। आईटीसी एक इंटरेस्टिंग मूव। इनफैक्ट कल परसों में इसकी हमारी नजरें थी, फिर फाइनली चला नहीं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा करके एक्शन यहाँ पर लौटता हुआ दिखाई ज़रूर दे रहा है। लेकिन बिगेस्ट मूव अगर लास्ट आवर में किसी एक स्टॉक में ऑफ कोर्स आया है, वो टाटा कम्युनिकेशन है। अनडाउटेडली आज का वो एक अच्छा परफॉर्मर रहा है क्लोजिंग में, क्योंकि आप देखिए सुबह तक ऑरेकल फाइनेंस, आरती इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स की चर्चा हो रही थी तेजी में, और अब अपोलो टायर्स भी उसका हिस्सा था। अब टाटा कम्युनिकेशन नंबर 3 पर आ चुका है। एमजीएल जैसे ट्रेड्स भी चले। इनफैक्ट एमजीएल में मैं देख रही हूँ अच्छी खासी रोलोवर ने अपना ओपन इंटरेस्ट जुड़ा है। मानस, इसमें कोई ट्रेड है क्या कल के लिए? तो देखिए, एमजीएल ने आज फ्रेश ब्रेकआउट दिया था और इंटरडे में एक अच्छा मूव देखने को मिल गया। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, आज आपने लॉन्ग पोजीशन ब्रेकआउट देखते हुए बनाई है, तो आप बिल्कुल इसमें बने रहिए। 1289 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। आई थिंक 1335 1340 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं एमजीएल। ओके, अच्छा एक बार जरा बैंक की अपडेट लेकर आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। शायद पहली बार हिस्ट्री में ओएफएसएस बैन में आने वाला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आज लोगों के पास ऑप्शन खरीदने का वो ऑप्शन नहीं था, कल इंट्रोड्यूस होंगे भी नए ऑप्शन, तो कहाँ से लेंगे आप?
कल एक्चुअली ऑप्शन इंट्रोड्यूस होना बहुत बेमानी होगा, क्योंकि कोई भी नई पोजीशन तो आप ले नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर ये चला गया, वाकई मैच बैंड में चला गया, तो 103% पोजीशन क्रॉस हो चुकी है यहाँ पर। इंडस टावर में 100%, बलरामपुर चीनी में 100% और GNFC 95%। बैंड से बाहर आ सकते हैं, उनमें चंबल फर्टिलाइजर 76% और बॉर्डर लाइन केस बंधन बैंक 81%। तो देखते हैं कि ये बैंड से बाहर आते हैं या नहीं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर ये बैन में चला गया OFSS। तो टाटा कम की पोजीशन है तो हो ही गया। हाँ नहीं, वो 100% वो तो खैर मतलब हुआ ही होगा बैन में, क्योंकि इसका फ्री फ्लोट काफ़ी कम है ना, इसके लिए उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप काफ़ी कम है, लेकिन टाटा कम्युनिकेशंस कुछ इंडिकेशन दे रहा है आज कल वापस एक गैप अप होने के, मेरे ख्याल से बड़ा मूव है ये। और मेरे ख्याल से इसका एक बार 52 वीक हाई और लो की प्लेट लेके आएंगे ज़रा, क्योंकि इसका 52 वीक हाई तो मेरे ख्याल 2000 के करीब था जब पिछली बार इसमें मूव आया था। और पिछली बार ये कहाँ टॉप आउट हुआ था? पिछली बार ये टॉप आउट हुआ था 1836 पर, उसके आसपास। आज 1792 पर, और 52 वीक हाई इसका काफ़ी पहले था, हाँ 11 सितंबर को था। तो खैर अच्छा मोमेंटम है लेकिन आज यहाँ पर तगड़ी तेजी। चले वॉल पर चलते हैं। आज का दिन भी स्पेशल रहा है क्योंकि बड़े मूव्स देखने को मिले, बड़ा रिएक्शन आया। एक चीज ऑफ कोर्स है कि जितना डराया था HDFC बैंक के ADR ने, उतना नहीं टूटा, थैंक गॉड फॉर दैट। 3% के नुकसान पर लेकिन HDFC बैंक क्लोज दिखा रहा है। तो निफ्टी बैंक का हाल देखिएगा, आज इंट्राडे में भारी करेक्शन देखने को मिली और डे लो से कुछ रिकवर होके 320 अंकों की गिरावट पर इंडेक्स जाकर टिक रहा है। निफ्टी का भी वही हाल देखा गया है। निफ्टी IT ऑफ कोर्स कमजोर कड़ी थी। मिड कैप इंडेक्स में सबसे शार्प रिकवरी देखने को मिली है। मिड कैप इंडेक्स, जैसे अनुज मेंशन कर रहे थे, नियरली एक पॉजिटिव क्लोज आता हुआ दिखाई देगा। ग्रीन नहीं, लेकिन सिर्फ 2 पॉइंट नीचे, और ये वही इंडेक्स है जिसमें 1100 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान देखने को मिला। तो डे लो से बहुत शार्प रिकवरी वहां पर देखी गई है। कुछ स्टॉक्स आपके लिए हाजिर करते हैं जहां पर सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा चर्चा आज रही। पहले तो आज के 2 टॉप लूजर्स LTI माइंट्री और ICICI प्रू, क्योंकि दोनों ने अपने नतीजे और कमेंट्री में निराश किया बाजार को, तो बाजार ने वहां पर सीधा अपना वर्डिक्ट सुनाया। 10% नीचे LTI माइंट्री, और साथ ही साथ आपका ICICI प्रूडेंशियल भी लगभग 6-7% टूटा था। 5.5% की गिरावट पर वो जाकर टिक रहा है। इसके सामने खड़ा था आपका ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, आज का हीरो, इनफैक्ट सुपर हीरो कहना चाहिए। 27% के गेंस एक गिरते बाजार में इसने दिखाए हैं और नंबर्स अच्छे लगे। दोपहर में टाटा कम्युनिकेशंस के नंबर्स आए, जिसकी हम चर्चा अभी कर रहे थे, तो स्टॉक करीब 5-6% भागा है, वहीं पर क्लोज आता हुआ दिखाई देगा। इंडिया मार्ट को लेकर निराशा हाथ लगी है क्योंकि इनके सब्सक्राइबर एडिशन में दरअसल कमी देखी गई है 11% की, तो 3% नीचे जाकर टिकता हुआ ये काउंटर। और पॉली कैब के नंबर्स आए, नंबर्स ठीक है। अब ऑफ कोर्स कमेंट्री का इंतजार, स्टॉक एकदम फ्लैट क्लोज होता हुआ, वहां पर लोगों ने कुछ एक्सेप्शनल पोजीशन नहीं ली है। कुछ और आउट परफॉर्मर्स में आप गौर करिएगा, टेक महिंद्रा नतीजों का इंतजार है। वो स्टॉक आज थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पर जरूर था। अपोलो टायर्स में कुछ तेजी बनती दिखाई दी आज के दिन, MGL में कुछ तेजी बनती दिखाई दी आज के दिन। ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर कुछ चर्न देखने को मिला है। कुल मिलाकर आज ऊपरी लेवल से अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिली है। बैंकों में अभी भी डर है। इंडसइंड बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि बाजार बंद होते होते वहां पर कुछ सेलिंग प्रेशर आ रहा था। 1.5% का नुकसान, नंबर्स आई गेस मार्केट क्लोज के बाद आएंगे, वरना अब तक आ गए होते। HDFC बैंक की भारी गिरावट के बाद आज करीब 3% जाकर टिका है। हीट मैप पर आप देखेंगे कि स्क्रीन का क्या हाल था। मार्केट ब्रेथ आज लार्जली नेगेटिव, गिरने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा बढ़ने वालों की तुलना में। टेक महिंद्रा मैंने मेंशन किया, लेकिन ध्यान दीजिए ऑटो कंपनियों में टाटा मोटर्स M&M में तेजी रही, हीरो मोटोकॉर्प में तेजी रही, L&T में जाते जाते 3602 पर ये जाकर टिका है। सन फार्मा, सिप्ला, ये कुछ स्टॉक्स है। लुपिन जहां पर तेजी बनती दिखाई दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कल शाम को आएंगे नतीजे, स्टॉक उससे पहले 0.5% ऊपर, तो 21,479 पर 92 पॉइंट्स की गिरावट पर इंडेक्स जाकर टिका है। आज यह है निफ्टी का हाल, और 308 अंकों के नुकसान पर 45,755 पर हम निफ्टी बैंक को छोड़ जा रहे हैं। ऑन द बेल निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 17 पॉइंट ऊपर। चलिए अब लेकर आते हैं सीधा सौदा का अपडेट। आशीष और यतिन के बीच का मुकाबला। ओरेकल यतिन ने पिक किया था, शोभा पिक किया था, जैगल प्रीपेड किया था तेजी की तरफ। NHPC OFS खुला, आज 3% का नुकसान वहां पर देखा गया। LTI माइंट्री शॉर्ट साइड पर, ICICI प्रू शॉर्ट साइड पर, हैप्पीएस्ट माइंड शॉर्ट साइड पर, लेकिन तेजी HCL इन्फोसिस्टम्स में आशीष ने आइडेंटिफाई की थी, वहां पर 5% की गेंस।
ओके चलिए फिर अब इस दिन की इस शो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल सुबह फिर जुड़ेंगे। कल फ्राइडे है लेकिन वीकेंड नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सैटरडे को हमें ट्रेड करना है। जी हाँ, तो 2 और दिन कारोबार के लिए हम आएंगे ज़रूर। कल का दिन इम्पोर्टेंट है। रिलायंस के नंबर्स, HUL के नंबर्स, अल्ट्राटेक के नंबर्स और ऑफ कोर्स कल सुबह में फिर इंडसइंड बैंक के नतीजों पर आपके लिए विश्लेषण भी हाजिर करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। कल सुबह 7 बजे ठीक आपसे मुलाकात होगी। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।